हेलो स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशनल मोशन। देखो, सबसे पहले इस टॉपिक का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। 2019 तक इस टॉपिक से 2 से 3 प्रॉब्लम आते थे, ठीक है ना। मैं सारा बता दूंगा कहाँ से प्रॉब्लम आना चाहिए, बस आप उसको तैयार कर लो, आपका नीट में प्रॉब्लम अटकेगा नहीं, आप सॉल्व करके आ जाओगे। तो ये लेक्चर प्रैक्टिस वाला लेक्चर है, ठीक है ना। ये रोटेशनल मोशन का टॉपिक नहीं, बहुत हार्ड प्रैक्टिस नहीं। अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लेते हो कंसेप्ट्स की, तो आपका ये टॉपिक का सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आए हैं। तो जनरली आपको भी एनालिसिस कराऊंगा। 4 जगह ऐसी हैं जहां पर रोटेशनल मोशन से प्रॉब्लम बनता है। पहली जगह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरी जगह है टॉर्क और जो अपना रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है वहां से। थर्ड पॉइंट है जो बनता है वर्क एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का। और फोर्थ पॉइंट है वो सिंपल, आप भी जानते हो, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग। तो अगर आप ये 4 चीजें आज के लेक्चर में प्रैक्टिस कर जाते हो तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई भी प्रॉब्लम अटकेगा, ठीक है ना। तो लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, और लड़ाई ऐसी चल रही है कि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं इसके अंदर। और पहले वीक का अंदर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था आपके ऊपर, बट आई थिंक अब हम फर्स्ट वीक ओवर करने जा रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो बच्चे कंसिस्टेंटली मेरे साथ लगे हुए हैं, एक एक टॉपिक एक एक दिन पे करते चले आए थे, मैंने पहले बोला था फर्स्ट वीक आपका बहुत रगड़ के रहेगा, ठीक है ना, जिसमें आप पूरे फ्लो में आ जाओगे। तो आई थिंक अब सबका फ्लो मेंटेन हो गया है, बस इसी तरह लगे रहो और फाइनली नीट के अंदर आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शुरू करेंगे। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है, डिपेंड करती है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर लोकेटेड है, ठीक है ना, किस एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट कराया जा रहा है। इसमें से जो प्रॉब्लम आता ही प्रॉब्लम है, आप डेफिनेशन पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ डेफिनेशन और थ्योरी चल रही है, ठीक है ना, वहाँ पर आपका कोई भला नहीं होना, ये मैं पहले बता रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम लगाना रोटेशनल का आना चाहिए। आप पिछले जितने साल हैं सबके देख लो, न्यूमेरिकली आया, ठीक है ना। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ये हो गया पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहाँ r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बात करते हैं, देखो सीधे पॉइंट मास के ऊपर मैंने सवाल तो रखा हुआ है, बट जो न्यूमेरिकल आना चाहिए वो आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अब तो ये तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, आप एक्सिस से परपेंडिकुलर डालते जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते चले जाओ, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है रेडियस ऑफ जायरेशन। जायरेशन किसको बोलते हैं ये दिमाग में क्लियर कर लो। जायरेशन वो डिस्टेंस होता है जहां किसी रोटेटिंग बॉडी का हम सारा मास रख सकते हैं। मतलब हम रोटेटिंग बॉडी को पॉइंट मास में कन्वर्ट करते हैं। वो पॉइंट मास का एक्सिस से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए, ठीक है ना, उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए कि उसको जायरेट करने पर यानी रोटेट करने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए वो ओरिजिनल बॉडी के बराबर हो। लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सीधे शब्दों में बोलूं, जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे m के स्क्वायर डाल दो, वहां से k यानी रेडियस ऑफ जायरेशन आप एक लाइन में निकाल लोगे, ठीक है ना। तो जायरेशन के ऊपर भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। अब सबसे पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो रेगुलर बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने ही थे मेरे को, तो वो रखे हुए हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते वक्त मान लो ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है जो COM से पास कर रही है, ठीक है ना, बॉडी के COM से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। अब आप इसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, ठीक है ना, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ICM प्लस mh²। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के प्लेन वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ प्लेन लामिना के लिए लगती है, ठीक है, 3D बॉडीज के लिए नहीं लगती, स्फीयर के नहीं लगती, सिलेंडर के लिए नहीं लगती, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो जैसे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ है, प्लेन में हमने 2 एक्सिस ले ली, IX और IY। तो अब IX और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो IX प्लस IY का सम जो होगा वो IZ के बराबर होगा। अब इसी तरीके से तो ये बॉडी किस में ओरिएंटेड है, XY प्लेन में। मान लो इसी तरह बॉडी YZ प्लेन में होती तो IY प्लस IZ की वैल्यू IX के बराबर होती। तो देख लो प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन कैसा है, उस प्लेन वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के बराबर होगा। ये होती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इस पे डायरेक्ट कंसेप्चुअल बन जाता था, बट काफी टाइम पहले तक आता था। अब इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी नहीं बनता क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। तो जैसे मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो अगर ये बॉडी सिमेट्रिक होती तो IX और IY बराबर हो जाते, और IX IY बराबर हो जाते तो इस IX और IY की वैल्यू हम कहते IZ/2 है, ठीक है ना, हाफ ऑफ IZ। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए इसको अप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो रिंग है, ठीक है ना,
ये रिंग है, ये भी रिंग है, और यहाँ पर मैंने डिस्क कंसिडर कर ली है। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग देख लो एक्स वाई प्लेन में ओरिएंटेड है, ठीक है ना। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आप जानते हो mr² है। अब रिंग एक सिमेट्रिकल डायग्राम हो गया, तो अगर मैं ये एक्सिस लूं या ये एक्सिस लूं और इसके अबाउट घुमाऊं या इसके अबाउट घुमाऊं, ये पूरे कंसेप्ट में क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा और इसका हाफ रहेगा। इसलिए बोलते हैं रिंग में डायमेट्रिकल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं ICM डैश नाम दे देता हूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ mr²। सही है। तो कुल मिलाकर के डायमेट्रिकल एक्सिस का सिमेट्रिकल बॉडीज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर वाली एक्सिस का हाफ होता है। तो जैसे डिस्क में इसका हाफ mr² हो गया, तो अगर आप डायमेट्रिकल एक्सिस पकड़ोगे तो डायमेट्रिकल एक्सिस का 1/4 mr² हो जाएगा। तो ये बेसिक टूल होता है जिससे हम लोग प्लेन के परपेंडिकुलर से प्लेन में आना सीखते हैं। ये चीज़ थोड़ा स्लो रहेगी स्पीड में, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। अब ये टेंजेंशियल एक्सिस है। अब इस टेंजेंशियल एक्सिस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, पहले आपने सेंट्रोइडल एक्सिस ली जिसका वैल्यू हो गया हाफ mr²। अब आपने इसके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर ली, तो हाफ mr² प्लस mr² किया, आंसर आ गया 3/2 mr²। तो ये चार्ट किसी भी बुक के अंदर, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल के अंदर हर जगह पर अवेलेबल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है बेस्ड न्यूमेरिकल को करना, जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैंने कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम रखे हैं, आई थिंक आप जानते भी हो, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, चलते हैं हम आगे। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। इन प्रॉब्लम के साथ साथ कंसेप्ट भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखने में तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है, पर इसमें कंसेप्ट मेरे को कई सारे बताने हैं। तो सुनो, ये कह रहा है कि हमें कुछ मासेस दे रखे हैं और उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 3D में लोकेशन है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट बताना है। तो कंसेप्ट का पार्ट, अगर कोई पॉइंट मास XYZ कोऑर्डिनेट वाला है, ठीक है, ध्यान से देख लेना, XYZ कोऑर्डिनेट वाला है और आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालना चाहते हो, तो आपको यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत रहेगी, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत रहेगी। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पाइथागोरस से निकलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास z। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट ऑफ y² प्लस z²। तो बड़ा ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो तो एक्स का टर्म नहीं आता, वाई और जेड का टर्म यहाँ पर आ रहा है। अब अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें बाय यूजिंग फॉर्मूला mrx², तो फॉर्मूला कंटिन्यूड होगा m टाइम्स y² प्लस z²। सिमिलरली अगर हम y एक्सिस के अबाउट लिखें तो mry² आ जाएगा, यानी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा और y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x² प्लस y के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर x² प्लस z² के बराबर होगा, उसमें y का नामो निशान नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं पुट कर रहा हूं, तो m टाइम्स x² प्लस z², और अगर मैं iz की वैल्यू निकालूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स x² प्लस y², ठीक है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, जिस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए वो एक्सिस नाम में नहीं आती, दूसरी दो एक्सिस होती हैं, उनके स्क्वायर का सम आता है। अब इस बेसिस पर अब आप सवाल करो, अब आप इसमें ix जोड़ो, iy जोड़ो, iz जोड़ो, हर कुछ निकाल सकते हो। तो इसने हमसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ix की वैल्यू हो गई, अब मास लिया हर एक बॉडी का, तो पहले वाले पार्टिकल का मास हो गया 1 और साथ में y² z² करना है, इसका y² z² दोनों 0 हो गया। दूसरा वाला मास लिया 2, अगले का y² z² लिया, ये भी हमारे पास 0 हो गया। तीसरे का मास हो गया 3, इसका y² z² लिया, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 9 आया। लास्ट वाले का मास लिया, वो हो गया 4, y² प्लस z² किया, मेरे पास आ गया 4, तो ये हो गया 27 प्लस 16, तो हमारे पास आ गया 43 और यूनिट होता है इसका kg/m²। तो आई थिंक ये सिंपल सा काम सीखते सीखते आपको IY और IZ भी आराम से आ गया होगा। तो राइट आंसर हो गया इसका 43 kg/m²। तो रोटेशनल मोशन से मैं बोल रहा था कि 2019 तक 2 से 3 प्रॉब्लम आए हुए हैं, 20 और 21 में सिर्फ एक प्रॉब्लम आया है। तो हो सकता है इस साल ट्रेंड बदले और रोटेशनल से आपको 2 से 3 प्रॉब्लम वापस से देखने को मिल जाए, पर ये गारंटी है आज के लेक्चर के बाद आप उन प्रॉब्लम्स को कर लोगे, आपका हाथ एग्जाम में नहीं अटकेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सीखना और प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते जाना। अब देखो, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन है, इसलिए शुरुआत आसान रहेगी और धीरे 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 जैसे आगे बढ़ेंगे मजे आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, तो हमें ये 4 स्फीयर दे रखे हैं, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्फीयर्स का हमें i दे रखा है। तो पहले मैं अलग से बताऊं, तो जैसे ये स्फीयर हो गया, 3D डायग्राम हो गया,
हर कोई इसका डायमीटर है, क्योंकि इसमें कोई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती कि प्लेन में है, प्लेन के पूरा 3D बॉडी हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस आई का वैल्यू हमारे पास हो गया 2/5 mr²। इसको बेसिकली मैं नाम दूंगा ICM, ठीक है ना। अब मान लो मेरे को टेंजेंशियल एक्सिस का चाहिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा ली, तो IT की वैल्यू हो गई 2/5 mr² प्लस mr²। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ गया 7/5 mr², ठीक है। अब इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, एक एक स्फीयर का कॉन्ट्रीब्यूशन लेते जाओ और ऐड करते जाओ। तो अब अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो इन दोनों के लिए तो डायमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि हो गया 2/5, तो फाइनल रिजल्ट हो गया 4/5 mr²। ये दो स्फीयर का एक साथ हुआ। इन दोनों के लिए देखो ये एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है, तो टेंजेंशियल वाला लगेगा, तो 14/5 हो जाएगा दो के लिए मिला करके, तो प्लस 14/5 mr²। तो ये आ गया हमारे पास 18/5 mr²। अब जरा कहानी समझो, कहानी ये कह रही है कि डायमीटर वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मतलब हमें आई के टर्म में आंसर एक्सप्रेस करके देना है, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू इज 2/5 mr²। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, यहां से mr² की वैल्यू उठाओ और ऊपर पुट कर दो, तो 5/2 आई। तो मैं इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 आई। तो अब आप राइट आंसर देख सकते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू हमारे पास 9 आई है, ऑप्शन डी करेक्ट है ना। तो इतना मुश्किल नहीं था, बट बहुत कॉमन प्रॉब्लम था, हो सकता है आ जाए, इसलिए मैंने इसको कराना ठीक समझा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, अब इस केस पर तो आपका प्रॉब्लम आया ही हुआ है, ठीक है ना। और ये केस कोई मतलब बहुत अच्छा नहीं है, सवाल बहुत ही सिंपल, हम आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये कह रहे हैं 1/4 सर्कल इज कट फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r। तो हमने एक डिस्क से 1/4 सर्कल काट करके निकाल लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ठीक है ना। अब गौर कर लेना इसका मास कितना है। अगर पूरी डिस्क का m दे रखा होगा तो 1/4 वाले का m/4 हो जाएगा, बट ये चेक जरूर कर लेना, यहाँ सिली मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो देख लेना, तो ये कह रहा है सेक्टर का मास m है, यानी हमें पूरी डिस्क की बजाय इस कटे पिटे पोर्शन का मास ही m दे दिया। अब ध्यान से सुनना, अगर एक डिस्क से सिमेट्रिकली आप कुछ पोर्शन काट के निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल स्टिल बी सेम एंड आंसर विल बी हाफ mr², ठीक है ना। तो अगर आप डिस्क से सिमेट्रिकली या रिंग से सिमेट्रिकली पोर्शन काट या किसी भी बॉडी से सिमेट्रिकली पोर्शन काट के निकालते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इज स्टिल सेम, तो इसका फॉर्मूला हाफ mr² ही रहेगा। तो राइट आंसर आप देख सकते हो इसका फर्स्ट वाला ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से सिंपल प्रॉब्लम था, समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब धीरे धीरे एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम आने शुरू होंगे, जहां आपकी ग्रिप धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रॉब्लम हमें एग्जाम में मिल सकते हैं। तो पढ़ो, कह रहे 2 स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r/2। जरा इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि हम वो आदत पड़ी हुई है ना mr² चिल्लाने की, तो एग्जामिनर परेशान कर देता है, कहता है रेडियस r की जगह r/2 ले लो। तो बड़े केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे। तो हमें 2 स्फीयर दे रखे हैं, दोनों के मास m है, बट दोनों के रेडियस r/2 है, ठीक है। आगे, कनेक्टेड विद अ मासलेस रॉड। तो ये मासलेस रॉड है, अगर मास वाली होती तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कंट्रीब्यूशन आता, ठीक है ना, बट मासलेस है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डिस्टेंस 2r है। What will be the moment of inertia of the system about an axis passing through the center of one of the sphere? सेंटर से पास कर रही है, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। तो एक बार आप भी कॉपी पेन उठाओ, ट्राई करो, ठीक है ना, फिर साथ साथ मैं भी कर रहा हूं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। अब इसमें क्या चेक करना है, कॉपी पेन उठा के अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर हड़बड़ा रहे हो, ठीक है ना, कितनी देर में आ रहा है वो भी मैटर करता है यहाँ पे। तो अगर आप बीच में हड़बड़ाए, दैट मीन्स इसका मतलब अभी आपका ये वाला कंसेप्ट थोड़ा कमजोर है। आप इस पे 2-3 सवाल प्रैक्टिस शीट से लगा जरूर लेना, या मैं जो टेस्ट में टिक कराऊंगा वो लगा लेना, ताकि इसमें गुंजाइश ना रहे। और अगर एक बार में आंसर आ जाता है, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका टू द पॉइंट क्लियर है। ओके, तो अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालने जा रहे हैं। तरीका, इसके लिए ये डायमेट्रिकल एक्सिस हो गई, इसका तो कॉन्ट्रीब्यूशन 2/5, बड़े सवाल के वैल्यू डालना है m r² विच इज r²/4। इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पहले सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, तो मैं पैरेलल एक्सिस यहां पर लगा रहा हूं ICM प्लस mh²। तो 2/5 m रेडियस संभाल के r/2 का स्क्वायर प्लस मास इसका हो गया m और h यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज 2r का स्क्वायर यानी 4r²। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट इधर मेरे पास बन रहा है, कैंसिल कर लो आप इधर चाहिए तो ये आ जा रहा है मेरे पास mr²/10। यहां पर आ जा रहा है मेरे पास सिमिलरली mr²/10, ठीक है, और इधर मेरे पास आ जा रहा है 4mr²। तो ये दोनों मिलकर के बन गए mr²/5
और प्लस 4 mr² हमने किया, तो फाइनली रिजल्ट आ गया 21/5 mr²। अब आप ऑप्शन में ला लो, अगर आपका आंसर एक बार में आ जा रहा है दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेशन वाले पार्ट में आप एग्जाम में नहीं अटकोगे, ये गारंटी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये रहा, आप पहले खुद ट्राई करो बिना हड़बड़ाए। इसमें क्या करना है, इधर तो एग्जामिनर ने एक ही चीज पूछी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आपसे जायरेशन का डिस्टेंस भी इसमें ऐड ऑन पूछूंगा, ठीक है ना, क्योंकि जायरेशन का डिस्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, स्टूडेंट गलती करके आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो ये कह रहा है 4 थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो इन रॉड का मास m है, लेंथ l दे रखी है, स्क्वायर का शेप फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो एक्सिस O से पास कर रही है और L से प्लेन के परपेंडिकुलर है, देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो अब क्या चाहिए होगा, हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली l/2 हो गई हमारे पास, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक रॉड का निकालेंगे, क्योंकि सिमेट्री है तो 4 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं इसको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन रॉड अबाउट O कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई, ये H का काम कर रहा है, तो मैं लिख रहा हूं ICUM प्लस MH²। आपको एग्जाम में करते वक्त ये लिखने की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ICUM की वैल्यू हो गई 1/12 ml², ठीक है ना। तो रॉड के सेंटर से एक्सिस पास कर रही हो तो 1/12, आई थिंक आपको पता ही है, छोटी सी बातें हैं। और अगर रॉड को कॉर्नर से पकड़ करके घुमाया जा रहा है तो 1/3 ml²। तो ये मतलब सिंपल से फैक्टर है, अब सबको पता ही होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रिपीट नहीं किया। तो मास हो गया m, l²/4, ये हो गया mh², यानी h की वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। फाइनल रिजल्ट आ गया 1/3 ml², बट ये रिजल्ट आया किसी भी एक रॉड के लिए। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/3 ml²। तो ये तो आसानी से आ गया, बट जैसे मैंने बोला मेरा एड ऑन क्वेश्चन है, राइट आंसर हो गया हमारा ये वाला। मेरा एड ऑन क्वेश्चन है रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ, कैसे बताओगे। तो रेडियस ऑफ जायरेशन बताने के लिए हम इसे m² के बराबर डाल देंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए हम इसे m² के बराबर डाल देंगे। m नहीं होगा, m पूरे सिस्टम का मास होगा। तो स्टूडेंट ये भूल जाता है और ये जल्दबाजी में गड़बड़ कर देता है, m² डाल दिया, इधर से m से m उड़ा दिया और k की वैल्यू उठा ली कि 2l/√3 हो गई, और यहाँ उससे सिली मिस्टेक हो जाती है। तो बहुत केयरफुल रहना, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते वक्त टोटल मास आपको पुट करना है, ठीक है ना। तो टोटल मास मैंने यहाँ पुट किया 4m k², 4m से 4m कटा और इसका जायरेशन का डिस्टेंस मेरे पास आया l/√3। हालांकि ये पूछा नहीं गया था, बट ये मैंने एड ऑन इसलिए बताया ताकि एग्जाम में आने पर आपसे गड़बड़ ना हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो ये संभाल के हमें चलना पड़ता है। तो पूरे लेक्चर में जहां जहां एरर हो सकती है मैं आपको बताऊंगा, और जो जो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है वो तो ऑब्वियसली बता ही रहा हूं। ये कह रहा है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r/6 हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम आप इंपॉर्टेंट टिक कर लो। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक शेप से दूसरे शेप में मोल्ड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है इस टाइप के प्रॉब्लम की तो एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है। जैसे इसमें मतलब बोल तो वो डिस्क रहा है, बट एक्चुअली में ये एक सिलेंडर है, ठीक है ना भाई। डिस्क हो गई और अगर आपने उसकी थिकनेस ले ली तो वो सिलेंडर ही बन गया, कॉइन की तरह, है ना। उसको मोल्ड किया इसने सॉलिड स्फीयर में। रिवर्स सवाल भी पॉसिबल है, स्फीयर को वो सिलेंडर के अंदर मोल्ड करे। तो मैंने यहाँ सिलेंडर से स्फीयर का रखा है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान देके सीखना। अब ऐसे प्रॉब्लम को करते वक्त अगर आप कैलकुलेशन में उलझ गए तो प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा और 1 से 1.5 मिनट का टाइम ले लेगा, और अगर आप स्मार्टली कर गए तो यही प्रॉब्लम 30 to 45 सेकंड में कंप्लीट होगा। तो स्मार्ट वर्क की जरूरत है, ध्यान देना। तो पहले करना क्या है, हमें एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है जिसका रेडियस r है और इसकी थिकनेस हमें दे रखी है r/6। तो बन गया ना सिलेंडर। इसको मोल्ड किया हमने एक स्फीयर में। अब स्फीयर का हमें रेडियस नहीं पता, तो पहला ड्यूटी होगा हमारा कि हम इस स्फीयर का रेडियस निकालें वॉल्यूम कंजर्वेशन से। तो यहां का वॉल्यूम हो गया पाई r² h की जगह आ गया r/6, और स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r³। पाई से पाई कैंसिल हुआ, ठीक है ना, और यहां से r³ की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये r³/8। दैट मीन्स स्मॉल r यानी रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज r/2। यहां तक काम पूरा हो गया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम में वो देखो। ये कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो हमें स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट बताना है इन टर्म्स ऑफ I। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं इस एक्सिस के अबाउट।
तो सिलेंडर मानते हुए चल लो या डिस्क मानते हुए चल लो, आई का वैल्यू हमारे पास हो गया हाफ मास एम रेडियस आर स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम आर स्क्वायर ये हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। अब देखो दोनों का वॉल्यूम भी कंजर्व होगा एज वेल एज दोनों का मास भी सेम होगा, क्योंकि बनाया तो इसी से जा रहा है। यहाँ कोई वो आइंस्टीन की एनर्जी रिलेशनशिप तो नहीं कि मास उड़ गया एनर्जी के अंदर, ठीक है ना, तो मास तो सेम रहेगा। तो अब हम स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं विच इज 2/5, मास इज स्टिल सेम एंड रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज r²/4, ठीक है। तो यहां पर I बाई आई डैश का वैल्यू हमने निकाला, तो बड़े केयरफुली चलना है, वॉल्यूम भी सेम है, मास भी सेम है, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो प्रॉब्लम लेंदी कर दोगे आप यहां पर, ठीक है ना। तो ये रेशियो मेरे पास आ जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2 to 4, 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो I डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई I/5। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का मेरे पास हो गया I/5। तो अगर सही स्टेप ऑफ वर्किंग है तो प्रॉब्लम आप 30 to 45 सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, और अगर थोड़ा सा उलझ गए तो ये 1-1.5 मिनट खा लेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि होएगा नहीं, हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब मैंने एक पैसेज रखा, पैसेज बार बार आता है, ठीक है ना, मैंने एक मैचिंग रखी है। अब हर लेक्चर के अंदर आपको मैचिंग मैंने दिखाई है, तो आई थिंक अभी तक देखते देखते आप ये सीख गए होगे, मैचिंग से हमें डरना नहीं है, मैचिंग हमारा पावर है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर प्लेट, तो ये रही थिन सर्कुलर प्लेट अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहला है अबाउट एनी डायमीटर, तो ये जैसे डायमीटर ले लिया, तो डायमीटर के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम सब जानते हैं, इसका आंसर हो गया 1/4 mr²। अब चेक कर लूं 1/4 f में आ रहा है, तो a का आंसर f हो गया। अब इसमें कौन सा एक्सेप्ट करना कौन सा रिजेक्ट करना वो देखें। a का आंसर f इसमें इसका मतलब फर्स्ट गया थर्ड गया, ठीक है ना। अब b पर चलते हैं ना, b सॉल्व नहीं करते, पहले चेक कर लेते हैं सेम तो नहीं है, ठीक है ना। तो चेक करो, इसमें b का आंसर g है, इसमें भी b का आंसर g है, तो हम क्यों सॉल्व करें, ठीक है ना। तो खुद ही बता गया कि b का आंसर तो g ही होगा। तो b कौन है, अबाउट एनी टेंजेंट, और इसका आंसर 5/4 mr², वेरीफाइड है, सही है। तो b का ऑप्शन हमारा g हो गया। करना हमें कुछ नहीं पड़ा, एग्जामिनर ने खुद हेल्प कर दी, पहली बार करा है उसने ऐसा। अबाउट नेचुरल एक्सिस, नेचुरल एक्सिस हो गई प्लेन के परपेंडिकुलर पर, पहले मैं चेक कर लूं कि इसे भी ढूंढना है या ये भी उसने खुद ही बता रखा है। तो सी का आंसर एच है, सी का आंसर ये, यानी सी वाला सॉल्व करते ही मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। कितने मजे में हम मैचिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से देख लेते हो ना, आपका यहाँ पर ज्यादातर 90 to 80% काम बन जाएगा। 20% आपको नीट वाले दिन जाकर के काम करना है, ठीक है ना, 100% नहीं, वहां भी तो कुछ करोगे जाकर के। तो वहां के लिए बस ये कॉन्फिडेंस ले लो, वहां आपका हाथ जबरदस्त चलेगा। तो अबाउट नेचुरल एक्सिस यानी ये वाली सेंट्रोइडल एक्सिस हाफ mr² हो गया, हाफ mr² h में आ रहा है, तो c का आंसर h है। तो c का h इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है, हमारा राइट आंसर हो गया सेकंड वाला, है ना। मजेदार खेल। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट है टॉर्क का कंसेप्ट। भाई टॉर्क का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम भी मैंने रखे हैं, और टॉर्क में वो इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट तो होंगे ही होंगे, एज वेल एज एक्सेलरेशन के भी कंसेप्ट है, एज वेल एज वर्क पावर एनर्जी के भी कंसेप्ट है। तो मैं आपको सारी चीज दे दूंगा। इस साल के लिए वर्क एनर्जी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 2 सालों से आया नहीं है वो, ठीक है ना। 2020 में तो उन्होंने नाक कटा दिए, तो उसका तो सवाल ही कहना बेकार है। तो आप वर्क एनर्जी का कंसेप्ट जो मैंने आगे रखा है अच्छे से सीखना, एग्जाम में मैक्सिमम चांस है आपके आ जाए। तो देखो, सबसे पहले टॉर्क के बारे में एक बार रिविजन करा दूं। तो हमने क्या किया, ये एक बॉडी है जो कि यहां पर फिक्स्ड है रोटेट करने के लिए। मैंने इस बॉडी के ऊपर यहां पर फोर्स लगा दी। जिस जगह से फोर्स लगाते हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के हमें कोऑर्डिनेट मान लो दे रखे हैं x1 y1 z1। हमें इसका टर्निंग फैक्ट इसके अबाउट निकालना है। इसको हमने बोल दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो। तो एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट है। सबसे पहले आपको ये आर वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये आर वेक्टर यहां से यहां की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो ये माइनस ये करेंगे तो हमें आर वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। तो आर वेक्टर की वैल्यू हो गई x1 माइनस एक्स आई कैप प्लस y1 माइनस वाई जे कैप। ये देख लो, बिल्कुल बेसिक थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। z1 माइनस जेड के कैप। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड आर वेक्टर, अब आपको टॉर्क निकालनी है, यानी टर्निंग इफेक्ट निकालना है। तो टॉर्क यानी टर्निंग इफेक्ट जो हो गया वो हो गया आर क्रॉस एफ, यानी आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको आई जे के ऊपर लगाने, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट मेथड। फिर आपको आर के कंपोनेंट डालने, मैं सिंपली डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड लिख रहा हूं। इधर फोर्स के कंपोनेंट डालने, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड लिख रहा हूं, और इस क्रॉस प्रोडक्ट से आपने टॉर्क की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया टॉर्क का रिजल्ट।
अब रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क होती है, ठीक है ना, तो प्योर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में जो टॉर्क होती है, ये टॉर्क हमारी बराबर होती है आई अल्फा के, जहां आई हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और अल्फा आप जानते ही हो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है या रिटार्डेशन निकालना है तो आपको पहले टॉर्क निकालनी पड़ेगी, टर्निंग इफेक्ट निकालना पड़ेगा, फिर आई अल्फा के बराबर पुट करना पड़ेगा। ये तो वेक्टर फॉर्म के लिए हो गया। अगर हमें टॉर्क डायरेक्ट निकालनी है तो हमें बस आर और एफ, मैंने कई बार बताया हुआ है, आर और एफ का प्रोडक्ट लेना है। शर्त ये आर और एफ आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है ना। तो या तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो फोर्स के ऊपर, या फोर्स को कंपोनेंट करके परपेंडिकुलर बना लो। जैसे यहां अगर मेरे लिए फीजिबल होता तो मैं फोर्स के कंपोनेंट कर लेता। तो फोर्स का इधर जो कंपोनेंट है जो एक्सिस से पास करता है इसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। रेडियल कंपोनेंट कभी भी टॉर्क नहीं देता। तो टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला हो गया आर इंटू एफ टेंजेंशियल, और इसे निकाल के आपने आई अल्फा के बराबर डाला, आपको अल्फा मिल गया। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी, सारी चीज देखो आ रही है। और इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ ऐसे लगती है, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी, बस वही है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हो गई ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। एक और है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये भी आप लगा सकते हो, बट ये सिर्फ और सिर्फ तब लगती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। काइनेमेटिक्स में आप सीख चुके हो। अब क्या करते हैं, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन पर काम करते हैं। इसका कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है, ये एक बार आईआईटी में आया था, उसके बाद मतलब हर स्टूडेंट को सिखाना ही होता है, छोड़ना नहीं होता एग्जाम के लिए, कि ये जैसे रॉड है, ये यहाँ पर हिंज्ड है, अभी तो रुकी हुई है, अब मैं इसको छोड़ूं, ऑब्वियसली एक्सेलरेट करते हुए नीचे की तरफ आई, तो जिस वक्त मैंने इसको छोड़ा उस वक्त इसका अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये चेक करो उसको घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो घुमाने के लिए mg का टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। फट से हमने mg लगाया, सेंटर ऑफ मास से लगाया, ठीक है ना। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें इसका टॉर्क निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप किया, तो ये हो गया आर परपेंडिकुलर। अब टर्निंग इफेक्ट मेरे को इसका कैसे सेंस में मिल रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैंने फटाफट से इसकी टॉर्क की वैल्यू लिखी, वो हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि अल्फा निकालना है तो मैंने इसे आई अल्फा के बराबर डाला। अब आई जैसी बॉडी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। अब जैसे रॉड है तो यहाँ के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कॉर्नर के अबाउट 1/3 ml² हो जाएगा। इधर से मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन का। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब मान लो यहाँ पर आपको इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, वही बहुत बड़ा काम नहीं है। अल्फा आपने निकाल लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आर अल्फा हो गई। क्योंकि इस वक्त हमने रॉड को यहां पर छोड़ा था तो कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, एसी की वैल्यू 0 होगी। अगर इसको ओमेगा दिया हुआ होता तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता आर ओमेगा स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन, ये थोड़ा आईआईटी का हो गया तो आप छोड़ सकते हो, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाता √ac² प्लस at²। वो भी कर सकते थे आप, पर इतना आता नहीं है, ठीक है ना। तो देख लो कितना हल्का सा ही है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। फिर भी स्टूडेंट कहता भाई रोटेशन बहुत हार्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलते हैं आगे। अब आगे हमारे पास प्रॉब्लम, पहले नन्हे मुन्ने प्रॉब्लम है, फिर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम है। तो देखना टॉर्क के तो कंसेप्ट आई थिंक अब आप सीख चुके हो। ये कह रहा है आर वेक्टर ये दे रखा है, एफ ये दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताओ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर सवाल है, तो छोड़ा नहीं है, बिल्कुल बेसिक भी मैंने रखा है ताकि एग्जाम में गलती ना हो। अच्छा एक और बात बताऊं, ये जो सवाल जो बहुत छोटे लगते हैं जैसे आर क्रॉस एफ करना है ना, ये सवाल आपको 2020 में भी मिलेगा आगे जब कराऊंगा। तो क्या होता है ना, इनमें कैलकुलेशन की एरर हो जाती है क्रॉस प्रोडक्ट निकालते वक्त, और वहां पर एक नन्ना मुन्ना छोटा मोटा सवाल भी 2.5 मिनट खा जाता है। क्योंकि कैलकुलेशन फिर हम ढूंढते, अरे यार फिर ईगो हो जाता है ना हमारे अंदर, इतना छोटा सवाल हम नहीं कर पाए इतना पढ़ने के बाद फिजिक्स, ठीक है ना। तो फिर वो ईगो हो जाती है। फिर क्या होता है, हम ढूंढते हैं एरर कहाँ रहेगी, डायरेक्ट तो मिलती नहीं है, 2-3 बार में मिलती है जा करके। तो एक सड़ा हुआ प्रॉब्लम भी हमसे 2-2.5 मिनट ले लेता है। इसलिए प्रैक्टिस हर चीज़ की करनी है, हमें छोड़ना नहीं है, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो। तो मैंने बनाया डिटर्मिनेंट आई जे के, और इधर कंपोनेंट डाले पहले आर के 2, 1 एंड 0। इधर हमने फोर्स के कंपोनेंट डाले 1, 2 और 0। अब केयरफुली इसको एक्सपैंड किया तो पहला टर्म आ गया आई कैप, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। माइनस जे कैप, तो जे कैप वाला भी 0 और 0 हो गया, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही आसान हो गया। प्लस के कैप, अब के कैप वाले में यह हाइड हो गया 4 - 1,
तो 4 - 1 विच इज 3k कैप। तो टॉर्क का वैल्यू मेरे पास आ गया 3k कैप, ऑब्वियसली डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ है, तो राइट आंसर इसमें हमारा फोर्थ वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब धीरे धीरे अच्छे प्रॉब्लम आएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं आईआईटी का है, टॉपलिंग। लोग कहते हैं टॉपलिंग नहीं कराया भाई, टॉपलिंग नहीं कराया। ठीक है, लो टॉपलिंग करो। टॉपलिंग का सवाल अगर आप अभी सीख गए, अभी के अभी सीख गए, एग्जाम में 15 सेकंड में टॉपलिंग उड़ा करके चले आओगे, गिनती के 15 सेकंड। 2 सवाल मैंने रखे हैं, ये आईआईटी का रखा है, दूसरा आईआईटी का बाप है, ठीक है ना, और ज़्यादा अच्छा सवाल है। तो ये सवाल आपको लग रहा होगा डर, ठीक है, टॉप लिंक कैसे करेंगे, एक लाइन में उड़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो कॉन्फिडेंस बनेगा वो अगले सवाल में लगाएंगे। तो ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, सवाल से नहीं डरना, सवाल को डराना है, ठीक है ना। तो कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड इसकी एल है, ये एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें म्यू दे रखा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने अप्लाई करी ब्लॉक पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड। तो ये ब्लॉक ना स्लाइड नहीं करता, फ्रिक्शन बहुत हाई है, बहुत हाई, इसका जोश बहुत हाई है। ये कहता है तो ये फोर्स लगाई, तो यार ये फोर्स लगाओगे तो ये टॉपल कर जाएगा ना, लुढ़क जाएगा यूं करके, ठीक है ना। तो ये कहता है इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू बता दो सच दैट ब्लॉक टॉपल हो जाए। अब बहुत ध्यान से सुनना, टॉपल कराना है यानी इसको पलटाना है, ठीक है ना। अब आपने ये फोर्स लगाई, आगे तक एक्सटेंड कर दो, ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रही है आपके सामने, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो इस फोर्स की वजह से मिलने वाली टॉर्क हो गई F/L। अब बहुत ध्यान से देखो, फोर्स ही क्यों लगानी पड़ रही है टॉपल कराने के लिए, क्योंकि रोकने वाला भी है कोई, वो कौन है, ये फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन इसी हिंज से पास कर रहा है। तो वो फोर्स जो रेडियल होती है या हिंज से पास करती है वो तो टॉर्क नहीं देती। तो रोकने वाली टॉर्क कौन दे रहा है भाई, वो रोकने वाली टॉर्क दे रहा है mg, सेंटर से पकड़ा mg लगाया, यहां से इसका डिस्टेंस लिया, ये हुआ L/2। तो चेक करो, इसकी टॉर्क इधर की तरफ है और mg की टॉर्क इधर की तरफ है। अब ये ऐसे पलटाना चाहते हो तो कब पलटेगा, जब ये टॉर्क इस टॉर्क से ज्यादा हो जाए, लिमिटिंग कंडीशन ग्रेटर दैन इक्वल टू कर देंगे। तो सिर्फ एक लाइन का कंसेप्ट है, आपको टॉपल कराने वाली टॉर्क देखनी है और आपको रोकने वाली टॉर्क देखनी है, बराबर करना, आंसर ले लो, ठीक है ना। अब मैं बराबर करता हूं, तो FL ग्रेटर दैन इक्वल टू mg L/2, L से L कैंसिल हुआ, बताओ कितनी देर का काम है, कुछ भी नहीं, F मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू mg/2। ये नाम मात्र का आईआईटी का सवाल था। तो राइट आंसर हमारा आ गया, मिनिमम फोर्स की वैल्यू आ गई mg/2, राइट आंसर हमारा सी वाला हो गया। तो कुछ नहीं भयानक है, बहुत आसान है कंसेप्ट फिजिक्स का, टॉपलिंग आपको आ गया। अब आप इसका बाप देखो, ये कह रहे हैं एक रोलर है, ठीक है ना। तो एक रोलर है, आप साइकिल ले लो, साइकिल का पहिया ले लो, ठीक है ना। तो रोलर है जिसका मास 300 kg है। तो मैं डायग्राम ले रहा हूं, तो मेरे पास एक ये ले लो व्हील सा, ठीक है ना, ये एक रोलर है। आगे बढ़ते हैं, रोलर ऑफ मास 300 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर, इसका हमें रेडियस दे रखा है और ये रेडियस हमें 50 सेंटीमीटर दे रखा है, बड़ी अच्छी बात है। लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर ये रोलर है कुछ इस तरीके से, रेस्टिंग अगेंस्ट अ स्टेप ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, ये एक स्टेप है सीढ़ी जिसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। मैं इसका कलर चेंज करूं, तो इस स्टेप की हाइट 20 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियसली बात है ये स्टेप इससे यहां अड़ रही है तो उसको ऊपर नहीं जाने देगी। सवाल पढ़ो, कहता है द मिनिमम हॉरिजॉन्टल, ये सवाल देख के रो देते हैं, कहते बहुत हाई लेवल करा दिया भाई, बहुत हाई लेवल। आप देखना सिर्फ एक लाइन का है, इससे कॉन्फिडेंस, मैंने क्या बोला था शुरू में आसान है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस जैसे जैसे आपका अप होगा, सवाल का लेवल अच्छा करूंगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे लेवल का सवाल है और ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, मजे आ जाएंगे आपको। मैं नहीं कह रहा कि नीट के अंदर आए, नीट के अंदर तो वही आएगा जो पीछे कराता है, ठीक है ना। ये तो ज्यादा हो गया, ये तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि हाँ भाई अब जो भी आ जाएगा हम जरूर कर लेंगे, ठीक है ना, ये इस कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये कह रहा है द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स पहले लगानी कहां से, बी अप्लाइड ऑन द रोलर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो सेंटर से पास करती हुई ऐसे फोर्स लगानी है, लग गई। सो एज टू टर्न द रोलर ऑन टू द स्टेप, यानी ये रोलर को ऊपर की तरफ ले जाए। तो पहले टॉपल कराने वाली F हो गई, रोकने वाला mg हो गया, और इधर वाली हिंज से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, टकरा रहा है। तो हम इसके अबाउट टॉर्क देख लेते हैं, इससे टॉपल कराने वाला मिल जाएगा और इससे रोकने वाला मिल जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखना, डिस्टेंस की जरूरत है, ये आ गया तो सवाल बन गया, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये रेडियस हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर,
अब हमें दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो हो गया इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना चेक करो भाई, ये 50 है, इतना 20 है, तो ये हुआ 30 सेंटीमीटर। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस हमारे पास है नहीं। अगर आप ये डिस्टेंस निकाल ले गए, सवाल है ऐसे खत्म। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, बन गया। ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। अब तो बच्चे को पता है पाइथागोरस से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। बस बात बन गई। अब क्या करना है, इसकी टॉर्क ग्रेटर दैन इक्वल टू इसकी टॉर्क, और गेम खत्म। तो सिर्फ एक लाइन का खेल है, दो लोगों की टॉर्क देख लो, घुमाने वाला और रोकने वाला, आपकी लाइफ सेट, ठीक है ना, आप टॉप लिंक के परफेक्ट बादशाह बन गए। तो F इंटू 30 ग्रेटर दैन इक्वल टू mg इंटू 40। क्या मुश्किल था बताओ, क्या मुश्किल था? कुछ भी नहीं मुश्किल था। आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया। अब मान लो इतने लेवल का सवाल आ गया, सारे चिल्लाएंगे बहुत हार्ड पेपर आया था भाई इस साल, पर आप करके आ जाओगे, आप नहीं अटकोगे। तो यहां से F ग्रेटर दैन इक्वल टू mg इंटू 4/3 हो गया। अब बस मैं टाइम पास कर रहा हूं इसके अंदर, बस वैल्यू डालनी है, आप वैल्यू डालो, आपका आंसर एक लाइन में। अब m कितना दे रखा है 300, g मैं अपना वही 9.8 या 10 ले लेता हूं, इंटू 4/3, 3 से ये कटा, तो मेरा आंसर तो आ रहा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 4000। अब इसमें मिनिमम वैल्यू मेरे हिसाब से 4000 होनी चाहिए, बट आपको ऑप्शन में दिख ही नहीं रही, वो इसलिए देख रही जी की वैल्यू अगले ने 9.8 ले ली। अब अगर आप इसे 9.8 ले लेंगे तो यही आंसर आपका, मतलब 4000 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 3920। तो राइट आंसर हमारे सामने है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इज दिस मच रिक्वायर्ड टू टॉपल, या स्टेप के ऊपर चढ़ाने के लिए, है ना। एक मजेदार सवाल ग्रिप में आ गया, चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फ्री टू रोटेट, पढ़ते जाना। तो एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर विदाउट फ्रिक्शन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस मच। सब कुछ ही दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 पाई kg मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये रही सर्कुलर डिस्क, फ्री टू रोटेट अबाउट सेंटर। आगे, अ टेंजेंशियल फोर्स 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द डिस्क अराउंड इट्स रेम। तो हमने ऐसे एक टेंजेंट की तरफ फोर्स लगा दी 20 न्यूटन की, क्या करेगी भाई, इसको टर्न कराएगी, ये इसका टर्निंग इफेक्ट हो गया। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय डिस्क इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में कितने रोटेशन यानी थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो अब कैसे अप्रोच लगाएं, तो फोर्स से हम टॉर्क पर आएंगे, टॉर्क से हम अल्फा पर आएंगे, अल्फा से हम थीटा पर आएंगे। ये 3 स्टेप के प्रोसीजर हो गए, ठीक है ना। तो मैंने लगाया टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क हो गई एफ आर बराबर आई की वैल्यू में क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, तो आई अल्फा। एफ कितना दे रखा है 20, रेडियस हमें इसका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 0.1 डाला, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 पाई स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है इनटू अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू मेरे पास आ गई वो आ गई 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट आया। अब हमें थीटा निकालना है, बड़े गौर से देखना सवाल को, हमें दे रखा है इनिशियली रेस्ट पर है, और फाइनली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज द नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय डिस्क इन 10 सेकंड। तो कितने रोटेशन 10 सेकंड में वो करेगी। अब काइनेमेटिक्स की बारी आ गई, तो इनिशियली रेस्ट पर है, ओमेगा नॉट 0, 10 सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन, तो थीटा को हम 2 पाई एन डालेंगे, जहां एन हो जाएंगे नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें निकालना। अब कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें, तो जाहिर सी बात है सेकंड इक्वेशन आएगी। तो थीटा की वैल्यू आ गई ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, ये पार्ट तो गया। तो थीटा जो कि हमने डाल दिया 2 पाई एन इक्वल्स टू 1/2 अल्फा विच इज अल्फा विच इज 4 पाई इंटू टी स्क्वायर विच इज 100। तो यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2 से 2 भी कट गया, तो नंबर ऑफ रोटेशन जो वो करेगा वो हो गया 100। तो राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला करेक्ट। इस प्रॉब्लम को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि इसकी पास्ट हिस्ट्री बड़ी खराब है, बहुत बार आया है, ठीक है ना। तो आप इस साल के लिए इसको तैयार करके जाओ, ठीक, छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट, अब ये सबको कराते हैं इसलिए आपको भी करा रहे हैं, ठीक है ना। टॉर्क का सवाल है, आ जाओ। ये कह रहे हैं इन द फिगर ए इज 6, तो ये छोटा रेडियस हमें 6 दे रखा है, एंड बी इज 20 सेंटीमीटर। ये फोर्सेस लगा के दे रखी हैं, और ये फोर्स यहां पर ऐसे दे रखी है कुछ एंगल पर। तो हमें पता करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, कंसेप्ट आप जानते ही हो। टॉर्क निकालेंगे, आई अल्फा के बराबर डाल देंगे। सबसे पहले ये जो फोर्स है इसके कंपोनेंट मारे, ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट 10 cos 30, लिख लूँ ना डायरेक्ट 5√3। ये हो गया इसका रेडियल कंपोनेंट 10 sin 30, 5 न्यूटन। ये कोई टॉर्क देने से रहा क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। तो अब देखो जरा
12 और 7 एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी 12 और 7 क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। तो नेट टॉर्क निकालने के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में से देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा कौन कम। तो नेट टॉर्क लिखते हैं, पहले एंटी क्लॉकवाइज लिख ली, सॉरी पहले क्लॉकवाइज लिख लेता हूं। तो इसकी टॉर्क हो गई 12 टाइम्स बी प्लस 7 टाइम्स बी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी है, ठीक है ना। अब क्लॉकवाइज टॉर्क देख ली, अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पर आते हैं। तो ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जिसकी वैल्यू होगी 5√3a। तो नेट टॉर्क मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं, -5√3a। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 19b -5√3a। अब a और b के वैल्यू डालते हैं, कितने कितने, b का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 डाला, तो ये हो गया हमारा 3.8। 5√3 a की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 0.06 डाला, ठीक है ना। अब ये हो गया 0.3, तो 3.8 माइनस 0.3, √3 को मैंने 1.7 डाल दिया, तो 3.8 माइनस 0.51, 0.5 ही ले लेते हैं इसको, तो ये आ गया 3.3। तो नेट टॉर्क हमें मिल गई 3.3 न्यूटन मीटर, जिसको हमने आई अल्फा के बराबर डाला। आई की वैल्यू हमें दे रखी है 3200, तो 3.3 बाय 3200 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, और अप्रोक्सीमेशन में निकालना है, तो अप्रोक्सीमेशन में इसे हम थाउजेंड्स कर लेते हैं। तो 10 की पावर -3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। देख लिया। तो ये प्रॉब्लम क्योंकि सबको कराया जाता है नेट टॉर्क वाला, इसलिए आपको ने भी कर लिया, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हाँ, अब ये तो दोस्त है, आपको अभी मैंने कराया था इसका कंसेप्ट। ये कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 20 kg है, ठीक है, मास इसका 20 kg है, लेंथ इसकी 1.6 मीटर है, is pivoted at the end and swings freely in the vertical plane. Angular acceleration of rod just after the rod is released from rest in horizontal position. तो यहां इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। क्या सिखाया था, mg लगाओ, ठीक है, इसकी टॉर्क पकड़ो यहां से, ये डिस्टेंस हो गया हमारा l/2, तो इसकी जो टॉर्क मिल गई वो मिल गई mg l/2, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम में करना है स्पीड से, mg l/2 इक्वल्स टू आई अल्फा, क्योंकि रॉड कॉर्नर पर हिंज्ड है, तो आई की वैल्यू होगी 1/3 ml² टाइम्स अल्फा, ये गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3g/12। अब बस डेटा पुट कर दो, लेंथ हमें कितनी दे रखी है 1.6 मीटर, पुट कर देते हैं सीधे सीधे, तो 3g/3.2, तो ये हमारे पास आ गया 15/16g। तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 15/16g, और मेरा राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। अब देख रहे हो ना, कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, अचानक से आओ और देखो तो ऐसा लगेगा हाँ भाई बहुत हाई लेवल चल रहा है, जबकि कंसेप्ट सीखने के बाद आप ये देखो कि नहीं भाई बहुत लो लेवल चल रहा है। तो यही पावर है कंसेप्ट की, अगर आप सही से कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो तो लड़ाई जीतना बहुत आसान हो जाता है, और वहीं अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो तो जो लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है वही इतनी मुश्किल हो जाती है कि हमें 1 साल 2 साल 3 साल वेट करना पड़ता है। तो क्यों करना, अभी भी हमारे पास इतना टाइम है, हम मेरे पास तो है, इनफैक्ट अगर आपके पास भी है, ये मेरे को पूछना पड़ रहा है आपसे, अगर आपके पास भी है तो आप सीरियस होकर के तैयारी करो, नहीं है तो फिर वही अपना चैटिंग और वही अपने गुणगान करते रहो, ठीक है ना। फिर 1 साल और बीत जाएगा, फिर 1 साल और बीत जाएगा, फिर जब अकल आएगी तब बहुत लेट हो जाएगा। तो बेहतर है थोड़े सीरियस हो जाओ और अच्छे से तैयारी कर लो, कुछ दिन की बात है। इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम इस साल था, इसलिए मैंने इसको रख दिया, ठीक है ना। बट अब क्योंकि इस साल था, करके तो जाएंगे ही, प्रैक्टिस छोड़ के थोड़ा ना जा रहे हैं, तो चांसेस कम है अगले साल भी हो। यही तो नहीं है कि अगले साल भी वही रिपीट मार दे, वैसे कोई भरोसा भी नहीं है, हो सकता है कि प्रॉब्लम रिपीट ही मार दे उठा करके वो, बट हम छोड़ के नहीं जा रहे। तो देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अब जैसे ये पेन है, मैंने इसको यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर रख दिया, अब ये ना ट्रांसलेट कर रहा है ना रोटेट कर रहा है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फोर्सेस भी बैलेंस्ड होती हैं और टॉर्क भी बैलेंस्ड होती है, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूं, टॉर्क हमेशा उस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कराओ जहां से ज्यादातर अननोन्स है। जैसे अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कराऊं तो यहां से लगने वाली नॉर्मल की टॉर्क 0 हो जाएगी और मेरे को इधर की नॉर्मल मिल जाएगी। अब यही चीज़ अगर रस्सी से बांधूं तो यहाँ की टेंशन गायब हो जाएगी, वहाँ की टेंशन मिल जाएगी। तो ये टॉर्क बैलेंस का खेल है, ठीक है ना। फोर्स बैलेंस करना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है, टॉर्क बैलेंस करना रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है, बैलेंसिंग हमेशा अननोन के अबाउट करना स्मार्ट वर्क कहलाता है, ठीक है ना। आप देखते हैं आप लोग क्या करते हो, आ जाओ। तो मजे आ रहे हैं इसको पढ़ाने में, ठीक है ना। तो आप आराम से सीखते चलो, क्योंकि मेरे को रोटेशन हार्ड नहीं लगता, मेरे को लगता है अगर कंसेप्ट सही से सिखा दिए और प्रैक्टिस अच्छी से करा दी तो आप सब सही कर जाओगे। तो यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग, डायग्राम मस्ट है इसमें।
तो ये रही यूनिफॉर्म मीटर स्केल, ठीक है ना, सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स, कहां पर बंधी है, अटैच टू इट टू एंड, तो दोनों एंड्स पर ये स्ट्रिंग बंधी हुई है और इस तरीके से हमने ये मीटर स्केल को टांग दिया। बॉडी ऑफ मास m kg, ठीक है। अच्छा, इसका भी मास m है, ये गौर करना, इसका मास m है, इसलिए इसका वेट पहले लगा दो क्योंकि भूल जाते हैं, तो mg मैंने सेंटर से लगा दिया, ठीक है। आगे बढ़ो, अ बॉडी ऑफ मास m kg इज प्लेस्ड ऑन द 80 सेंटीमीटर मार्क, तो 80, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर, तो यहां से 80 सेंटीमीटर, आप वहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक और मास m रख दिया, तो ये भी अपना वेट नीचे की तरफ दान करके चला गया। अब क्या करना है, टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स विल बी इन द रेशियो, तो हमें टेंशन का रेशियो निकालना है, तो ये T1 ले लिया, ये T2 ले लिया। अब मैंने क्या बताया था, किसी एक वेरिएबल के अबाउट बैलेंसिंग कर दो, ठीक है ना। तो मान लो मैं इसमें टॉर्क बैलेंस कर देता हूं इसके अबाउट, इसके अबाउट बैलेंस करने से T1 गायब हो जाएगा, T2 का वैल्यू आ जाएगा, T2 आ गया तो फिर T1 भी आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बैलेंसिंग दिखाता हूं कौन कौन टॉर्क दे रहा है। तो देखो, इसके अबाउट ये दोनों दे रहे हैं क्लॉकवाइज टॉर्क और T2 दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट है, ये डिस्टेंस हो गया 100, ठीक है। तो पहले T2 का टॉर्क लिखते हैं, तो वो हो गया T2 इंटू 100, कन्वर्जन में किसी का नहीं कर रहा, एज इट इज रख रहा हूं, बराबर इस mg का टॉर्क हो गया mg इंटू 50 और दूसरे mg का टॉर्क हो गया mg इंटू 80, ठीक है। 8 और 5 13, 130 हो गया और T2 का वैल्यू मेरे पास आ गया 1.3 mg। कितनी आसानी से आ गया देख लो, किसी यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब किसकी बारी, T1 की। अब कई लोग कहेंगे यहां बैलेंस करो, अरे क्यों करे, थोड़ा दिमाग लगाएं यार। इन दोनों का सम, फोर्स बैलेंस भी तो है हमारे पास, तो इन दोनों का सम इन दोनों के ही तो बराबर होगा, यानी दोनों टेंशंस का सम 2 mg है। तो एक टेंशन 1.3 mg आ गई, तो दूसरी टेंशन के लिए क्यों बैलेंस करें, माइनस करके लिख लेंगे ना, 0.7 mg आ गई। तो अब हमें दोनों टेंशंस का सम रेशियो निकालना है, तो T1 बाय T2 का रेशियो 7/13 आ गया, सिंपल। तो राइट आंसर हमारा इसके अंदर हो गया सेकंड वाला, सेम एज इट इज आया था 21 में। सेम तो नहीं बोलूंगा, टेंशन का रेशियो नहीं था, बट टाइप यही था, ठीक है ना। तो वही टाइप मैंने रखा नहीं, आगे 21 का कराऊंगा तो सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट पर चलते हैं, पढ़ो। ये कह रहा है, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अ बॉय एंड मैन कैरी अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, तो ये रही यूनिफॉर्म रॉड, या लॉग ले लो या लकड़ी का एक कुछ पोर्शन है जो दो लोग अपने शोल्डर के ऊपर उठा रहे हैं। अब शोल्डर के ऊपर रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी, अब थोड़ा ना हम इंसान बनाएंगे उसके शोल्डर बनाएंगे, हम यहाँ पर एक सिंपल सी ऐसे करके ये नाइफ एज बना देंगे, हमारा काम चल जाएगा। ये थोड़ा ना कोई कह रहा है कि वहाँ आर्ट कॉम्पिटिशन है, इंसान और बच्चा बना करके चले आओ वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, आप काम चलाओ। तो अ बॉय एंड मैन कैरी अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे बॉय गेट्स 1/4 ऑफ द लोड। इसका मतलब कि इसके पास जो लोड है mg/4 है, अच्छी बात है। बॉय इज एट वन एंड ऑफ द रॉड, डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द अदर एंड, तो मैन का डिस्टेंस बता दो, तो ये मैन ले लो यहाँ पर और ये बॉय ले लो। अब थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, तो इसके पास 1/4 आ गया, तो इन भाई साहब के पास 3/4 आएगा, और mg भी लगाएं आप यहाँ पर, mg बिल्कुल सेंटर से लगेगा। डिस्टेंसेस जरूर लिखें, ये डिस्टेंस हो गया l/2, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास x, ये डिस्टेंस मेरे पास l/2 - x। अब करना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है, टॉर्क बैलेंस करनी पड़ेगी किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, जहां आपकी मर्जी है वहां टॉर्क बैलेंस कर लें, जहां पे मर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि सभी नोन है, अननोन तो सिर्फ डिस्टेंस है, तो यहां भी कर सकते हो, चलो यहीं कर देते हैं, ठीक है ना, एक ही रूटीन रखते हैं। तो हम इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं। तो देखो mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता ही है l/2, इसका और लिख लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया l - x, ठीक है। तो इसकी टॉर्क कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, mg की टॉर्क कैसी होगी, क्लॉकवाइज, और अपना काम क्या है, दोनों को बैलेंस करना, कर देते हैं। तो 3/4 mg l - x इक्वल्स टू mg l/2 - x, नहीं mg l/2, ठीक है, एक लाइन में काम खत्म। ये यहां से उड़ गया, ये अभी l तो नहीं उड़ेगा, खैर ये यहां पर आ गया 2, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3l - 3x इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 2l, तो रिजल्ट आ गया l बराबर 3x, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास l/3, यानी ये पर्सन इस कॉर्नर से l/3 के डिस्टेंस पर होगा। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए कि हाँ यार अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम तो सिंपल हैं, टॉर्क बैलेंस से हो जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। पहले कंसेप्ट रिवाइज करा दूं, शॉर्टकट बता दूं इसके अंदर आपको, ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सेट हो जाए।
ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का पहले मैं आपको ना शॉर्टकट दिखाऊं। तो देखो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में होता क्या है कि हमारे पास ये एक डिस्क ले लो, सिलेंडर ले लो या हॉलो सिलेंडर, कुछ ना कुछ तो दे ही रखा होगा, और इधर ये मास टांग दिया, इसका मास m है, रेडियस r है। तो बेसिकली वो पुली वाले सिस्टम ही है। बस अब क्या था, वहां लॉज ऑफ मोशन में पुली मासलेस थी, यहां पर इनके पास मास आ गया। अब सवाल कैसे करते हैं, तो ट्रिक, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये, इसके पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। कंसेप्ट से चलेंगे तो बड़ा लंबा सवाल होता है। पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, mg, बता भी देता हूं, कोई बड़ा काम नहीं है, इधर से t, तो mg माइनस टी बराबर m है, हो गई ट्रांसलेशन की इक्वेशन। फिर हम रोटेशन की इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो टॉर्क इसे घुमाने वाला भी टेंशन है, इसका वेट तो घुमाएगा नहीं, इनसे पास कर रहा है, तो t इंटू आर बराबर आई अल्फा। फिर दोनों को ऐड वैड करते हैं, टेंशन कटती है, उसके बाद हमारे पास अल्फा का वैल्यू आता है। फिर अल्फा आने के बाद फिर ए आता है, ए बराबर आर अल्फा लगा करके, फिर टेंशन, इतना लंबा सवाल हो जाता है। तो एक लाइन में, अब जैसे वहां क्या सिखाया था कि नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, वैसे ही यहां पर अल्फा होता है घुमाने वाला टॉर्क, तो रोटेट कराने वाला टॉर्क, ठीक है, आप एक लाइन में कर लेंगे, वाला टॉर्क माइनस अपोजिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, अबाउट हिंज। अब बड़े ध्यान से देखना है आपको, ठीक है ना, ताकि इसको सीख जाओ। तो ये बनाई मैंने सिस्टम बाउंड्री, टी का तो काम तमाम हो लिया। अब घुमाने वाला टॉर्क कौन है, घुमाने वाला है mg का ये टॉर्क, कितना, mgr, रोकने वाला कोई नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई mgr माइनस 0 बाय टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr स्क्वायर हो गया, प्लस अब वो डिस्क है, एक पुली, एक डिस्क है या फिर एक रिंग है, वो जैसी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ डाल देंगे। तो सिंपल वे में हमारे पास एक लाइन में अल्फा की वैल्यू आ गई, हमारा काम सेट हो गया। अगर हमें ए निकालना है, वी कैन यूज आर अल्फा। अब ए आने के बाद ये बोले कि भाई h डिस्टेंस बाद स्पीड बता दो, तो अब आप अपना काइनेमेटिक्स इस्तेमाल कर लो, v बराबर √2gh, ठीक है ना, या v बराबर u प्लस at, देखते हुए कि टाइम के बाद निकालना है या डिस्टेंस के बाद निकालना है। अब इसी तरीके का एक और सवाल दिखा देता हूं ताकि कॉन्फिडेंस जबरदस्त हो जाए। अब मान लो दोनों तरफ वेट टांग दिए, m2 और इधर m1, ठीक है ना, ये m और r का ले लेते हैं, मान लेते हैं ये भारी है, ये हल्का है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, रेडियस इसका r है। अब आप अल्फा का वैल्यू लिखेंगे, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा घुमाने वाला टॉर्क। अब घुमाने वाला ऑब्वियसली ये हो गया, और टॉर्क इसका हो गया m2gr। सीख लेना भाई ध्यान से इसको, माइनस रोकने वाला हो गया m1g, इसका टॉर्क हो गया m1gr। अब सबका नीचे मास नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका हो गया m2r स्क्वायर, m1 का हो गया m1r स्क्वायर, और पुली का हो गया आई। बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। तो सिंपल वे में हम लोग इस तरीके से करते हुए एक लाइन में ट्रांसलेशन और इक्विलिब्रियम के सवालों को फूंक मार के उड़ा सकते हैं। तो आप भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा अगर जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो जरूर कर लेना। अब ये तो बच्चों वाला सवाल है, IIT 2011 में आया था, ठीक है ना, तो उसके बाद हाँ आपके में भी आ चुका है, तो इसलिए इस सवाल की कोई दम नहीं है, हम लोग उड़ा देंगे। कह रहा है मास m हैंग कर रहा है, स्ट्रिंग रैप करी गई है, किससे करी गई है, पुली से। On the pulley has mass m and radius are assuming pulley to be a perfect uniform circular disk। देखो चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताई जा रही है, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना। तो हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ द मास m, तो हम अल्फा निकालेंगे, a बराबर r अल्फा करके a आ जाएगा हमारे पास। तो शुरू कर देते हैं, शुरू क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं भाई इसको। तो इधर लगा mg और ये हो गया घुमाने वाला टॉर्क, ठीक है। तो एक लाइन में लिख लेते हैं क्योंकि अभी मैंने जस्ट सिखाई दिया। तो घुमाने वाला टॉर्क हो गया mgr, रोकने वाला हो गया 0 डिवाइडेड बाय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr स्क्वायर, और पुली का हो गया, क्या दे रखी है हमें, डिस्क दे रखी है, सेंटर से पास कर रही है एक्सिस, तो हाफ mr स्क्वायर। तो रिजल्ट मेरे पास आ गया 2g/3r, बट ये किसका वैल्यू है, अल्फा का, हमें चाहिए a, तो a हो गया r अल्फा के बराबर, तो रिजल्ट आ गया 2g/3। अब चेक कर लो, तो 2/3g के हिसाब से अगर मैं राइट आंसर देखूं तो ये बाय था, तो राइट आंसर हमारा थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये देखो साफ अपनी स्कीम बता रहा है खुद
किस स्पीड से टकराएगा वो बता दो, पढ़ लो। तो व्हेन रिलीज द वेलोसिटी ऑफ द मास एज इट टचेस द ग्राउंड, तो यहां पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी बता दो। क्या करोगे? अब तो डर नहीं लगना चाहिए ना, क्या अभी भी डर लग रहा नहीं, हम तो ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, कुछ नहीं, टू द पॉइंट रास्ता है। अल्फा आ जाएगा, आगे आ जाएगा, आ ही गया, उससे हमारा ए आ जाएगा, ए आने के बाद √2AH लगा करके वी आ जाएगा। सिंपल फंडा, करते खत्म। खुद करो तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अल्फा मैं लिखते जा रहा हूं, चेक भी करते जाना। तो mgr, रोकने वाला यहां कोई है नहीं, डिवाइडेड बाय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²। और ये क्या चीज है, ये मेरे को देखना पड़ेगा। मासलेस रोप इज रैप्ड सेवरल टाइम ओवर डिस्क ऑफ मास m, तो डिस्क दे रखा है तो ½ mr², डरने की जरूरत नहीं है। पुट किया तो अल्फा का वैल्यू आ गया 2mg डिवाइडेड बाय m+2m टाइम्स r। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया r अल्फा, तो 2mg बाय m+2m। अब हमें a नहीं चाहिए, हमें v चाहिए। v हो गया √2ah, पुट कर देते हैं। तो √2, a की जगह मेरे पास आ गया यही टर्म 2mg h बाय m+2m। ठीक है, तो आई थिंक अब आप रिजल्ट मैच कर लो। इसका राइट आंसर आप साफ चमक रहा है, 4th वाला है। तो मेरे ख्याल से अब आपके धीरे धीरे कंफ्यूजन भी खत्म हो गए होंगे, अच्छे प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त चल रहा है। बस एक बार खुद कर लेना है सीरियसली इसको, ठीक है ना, ताकि एग्जाम के अंदर गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको मैं लिखने जा रहा हूं भाई। इंपॉर्टेंट छोड़ के तो बिल्कुल मत चले जाना, गए तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। वर्क एनर्जी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोटेटरी मोशन में जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होती है ½ I ω², ठीक है ना। अब ये जो I ω होता है, इसको हम एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है ना। I हमेशा ध्यान रखना है स्पिनिंग एक्सिस के अबाउट होता है, इसलिए इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बोला जाता है। तो हम इसको कई तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे वहाँ p²/2m था, वैसे यहाँ L²/2I भी होता है। तो ये हो गई रोटेटरी मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप किसी बॉडी को घुमा रहे हो, आप यानी एजेंट हो गए, तो ओवरऑल वर्क एनर्जी थ्योरम बता रहा हूँ पूरी, तो जो जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब फोर्सेस का वर्क डन यानी ब्रह्मास्त्र चलेगा डेल्टा k के बराबर हो गया। अब इन फोर्सेस में कौन कौन है, एजेंट है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। अगर एजेंट नहीं है और कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई, KI+UI बराबर KF+UF। ये भी सवाल अभी आपको मिलने वाला है, इसलिए मैंने सेक्शन को ही इंपॉर्टेंट कर दिया। तो वर्क डन हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन हुआ। डायरेक्ट वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो जैसे वहां F.S करके या इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर टॉर्क इंटू थीटा करके वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्क डन निकालने का यहाँ पर तरीका हो गया। अगर टॉर्क वेरिएबल है तो हम लोग इंटीग्रल टाउ डी थीटा कर लेते हैं। अब रोटेशनल पावर कैसे निकालते हैं, तो रोटेशनल पावर निकालने का हमारा तरीका, जैसे वहां F.V होता था वैसे यहाँ पर टॉर्क डॉट ओमेगा हो गया। तो ये कुछ 4 से 5 चीजें हैं जिन पे मान के चलो सवाल इस साल आ जाएगा, ठीक है ना, छूटना नहीं चाहिए। तो आना है तो इस साल यहीं से आना है, ये प्रॉब्लम ये तय है और इसको आप छोड़ के बिल्कुल मत जाना। अब पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विद वन हैंड ऑन द फ्लोर। तो ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से आपने साल भर की स्टडी के दौरान इसको जहां भी पढ़ रहे हो वहां जरूर किया होगा। तो ये कह रहा है मीटर स्टिक है, तो 1 मीटर लंबी स्टिक है, इज हेल्ड वर्टिकली विद वन हैंड ऑन द फ्लोर एंड अलाउड टू फॉल। तो ऐसे समझो ये पेन है, इसको छोड़ दिया, गिर गया ये इस तरीके से जा करके, ठीक है, रोटेट करते हुए गिरा। देखो मैं थोड़ा सा मोशन दिखा रहा हूं, ऐसे करके गिरा। द स्पीड ऑफ द अदर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर अज्यूमिंग दैट एंड ऑफ द फ्लोर डज नॉट स्लिप। तो यहाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तो कहता है जब फाइनली ये ग्राउंड से इस तरीके से टकराने वाला हो तो इसकी स्पीड बता दो। ये तो रोटेट करते गिर रहा है, तो हम तो ओमेगा निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, कोई नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, एजेंट है नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियली वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, तो KI+UI बराबर मैंने लगाया KF+UF। अब KI की वैल्यू, तो इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई भी हुई है, हाइट हम सेंटर ऑफ मास की लेते हैं, L/2 हो गया, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg L/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी ½ I ω²। और फाइनली क्योंकि पूरा का पूरा रेफरेंस पे आ चुका है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज में हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो mg L/2 बराबर ½ अब आपको I का वैल्यू डालना है विच इज 1/3 ml²।
इंटू ओमेगा, 2 से 2 गया, यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ गया 3g बाय एल स्क्वायर। अब ध्यान देना, ठीक है, मैं ओमेगा एल का ये वैल्यू ले लेता हूं यहां पे, ठीक है ना। तो ओमेगा एल का वैल्यू मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 3gl, ठीक है ना। तो ये मैंने सीधे सीधे ओमेगा एल निकाले। ओमेगा एल क्यों निकाला? क्योंकि मेरे से इसकी स्पीड पूछ रहा है। अब ये स्पीड कितनी होगी? आर ओमेगा, दैट मींस एल ओमेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट एल ओमेगा निकाल दिया। अब एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, मीटर स्टिक है तो लेंथ 1 मीटर हो गई, तो अंडर रूट 3g उसकी स्पीड हो गई। राइट आंसर आप इसमें चेक करेंगे, इसमें हमारा राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है, ध्यान देते जाना है, एक एक प्रॉब्लम इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए छोड़ के नहीं जाना। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये डिस्क सेंटर से एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है, इसके अबाउट ये रोटेट करती है। एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स एफ इज अप्लाइड, हमने फोर्स एफ की लगा दी along its edge if the angular velocity of disk is increased from 0 to omega, तो 0 से ओमेगा की तरफ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, और इन टाइम t वर्क डन बाय दिस फोर्स इन टाइम t। कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्क डन का रिजल्ट एक का टॉर्क इनटू थीटा। टॉर्क हो गई हमारी एफ इनटू आर, और थीटा को हम अपना काइनेमेटिक्स से डाल देंगे, ठीक है ना। कैसे? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी से, सॉरी अल्फा टी से तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू हमें डालनी है, तो हम ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो पुट कर देते हैं, तो वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आ गई एफ आर ओमेगा प्लस 0 बाय 2 इनटू टी। तो फाइनली वर्क डन मेरे पास आ गया एफ आर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे सवाल कंसेप्चुअली भी अच्छे होते हैं, स्टूडेंट की नॉलेज चेक हो जाती है। क्यों देता है वो एग्जाम में ज्यादा? वर्क एनर्जी चेक हो जाता है, एक तीर से दो निशाने, और दूसरा रोटेशन के अंदर भी चीजें चेक हो जाती हैं, स्टूडेंट को आती है नहीं आती है। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम आपकी पास्ट हिस्ट्री से आप देखोगे बहुत ज्यादा आपके कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं। तो आपको, और वैसे भी मुश्किल तो लगे नहीं होंगे, सिंपल ही है, हमारा वर्क एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। पढ़ो, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर exerts a constant torque, तो टॉर्क लग रही है कांस्टेंट 5 न्यूटन मीटर की, ऑन अ फ्लाई व्हील बाय विच इट इज रोटेटेड एट द रेट ऑफ 420 आरपीएम। तो ओमेगा दे रखा है 420 रिवोल्यूशन, जिसको मैंने 2 पाई से रेडियन में कन्वर्ट किया बाय 60, तो ये हो गया रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट, तो 7 आ गया ये, तो 14 पाई आ गया। तो 14 पाई रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। आप क्या पता करके दे रहा है? पावर पता करके देनी है। तो पावर सीधे सीधे टॉर्क इंटू ओमेगा हो गई, तो 5 इंटू 14 पाई, पाई को आप 22/7 डाल लो, ठीक है ना। ये और ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 7 2 जा 14, आंसर आ गया 220 वाट, सिंपल, ठीक है ना। ये टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड हैं, ये मैंने इसलिए रखे क्योंकि आपके में आए हुए हैं, मेरे को इनको कराने का कोई शौक नहीं था, बहुत आसान थे, ठीक है ना। मेरे तो उल्टे बेइज्जती हो जाती, इतने आसान प्रॉब्लम करा रहे हैं, बट ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आए हुए हैं यहाँ। हमें अपने ईगो को नहीं रखना, ठीक है ना, टीचर को नहीं दिखाना कि वो कितना पावरफुल है। जो चीज़ आती है एग्जाम के अंदर हमें वो चीज़ रखनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर वो नहीं रखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और आप लोग वहाँ जाके ऐसी छोटी छोटी चीज़ें गलत कराओगे, और वो चाहिए नहीं, फिर वो सिलेक्शन रुकेगा। इसलिए हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, यही एम है। नेक्स्ट देखो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अब मैं आपको सिखा रहा हूं, और एंगुलर मोमेंटम और उसके कंजर्वेशन के ऊपर मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है ना। यह हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे सवाल ज्यादातर फंसे हैं आईआईटी मेन से लेकर के आपके नीट एग्जाम तक। तो जैसे मान लो ये पॉइंट वहां से एम, ये इधर की साइड ट्रांसलेट कर रहा है वी की वेलोसिटी से, ये डिस्टेंस हो गया इसका आर। तो एंगुलर मोमेंटम हम इस पॉइंट के अबाउट निकालना चाहते हैं, ओरिजिन के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो ये होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आर क्रॉस पी। एक्सपैंड करने पर, एक तो तरीका हो गया हमारा डिटर्मिनेंट वाला, एक्सपैंड करने पर ये मिलेगा आर पी साइन थीटा, और इसको बहुत ही प्रिसाइज वे में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा आर परपेंडिकुलर इंटू पी, यानी कि आप एम वी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, और या फिर आप इस एम वी का कंपोनेंट कर लो आर टाइम्स पी परपेंडिकुलर। तो इस टाइप के एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ट्रांसलेटरी मोशन से एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। वहीं अगर ये बॉडी रोटेट कर रही होती फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू हो जाती है आई स्पिन इंटू ओमेगा। अब सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपको इस पे एक प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, प्रोजेक्टाइल का था, मैंने रखा भी था, फिर मैंने हटा दिया, मैंने कहा यहां करा दूंगा, यहां ज्यादा अच्छा है। तो प्रॉब्लम ये कहता है एक प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, एम मास की यू वेलोसिटी से,
जब ये मैक्सिमम हाइट पर हो, ठीक है ना, जब ये मैक्सिमम हाइट पर हो तो इसका एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट बता दो। कान खोल के सुन लेना, लिख नहीं रहा हूं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमें पता करके देना है। तो मैंने एक डायग्राम और लिया, प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट पे दिखाया, स्पीड दिखाई u cos थीटा। अब हमें ये क्रॉस मारा, इसके अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये लाइन ऑफ एक्शन बनाया और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। ये परपेंडिकुलर और कुछ नहीं h के बराबर हो गया, तो mv के ऊपर ये परपेंडिकुलर हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हो गया m u cos थीटा इंटू h। सही है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पुट करना है। तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहां पुट करूं तो हाइट का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो रिजल्ट आ गया m u cos थीटा इंटू 2 u स्क्वायर सॉरी इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो फाइनली रिजल्ट मेरे पास आ गया m u क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सिर्फ एक लाइन का पर काफी काम का प्रॉब्लम है, जिसमें हमने एंगुलर मोमेंटम तब निकाला जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर थी। इसका एक और भाई है, कहता है एंगुलर मोमेंटम बताओ जब प्रोजेक्टाइल सेम लेवल पर आ जाए। ठीक है ना। तो अगर प्रोजेक्टाइल सेम लेवल पर आ जाती है तो सेम लेवल पर स्पीड सेम होती है, हमें इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो हमने क्या किया, इसका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन देखा, ये इसके लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया। यहां से यहां तक की ये लाइन हमारे लिए r के बराबर हो गई। अब हम यहां पर mu के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं डाल रहे, हम इस mu के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो जिस एंगल से गया था उसी एंगल से यहां लौटेगा। तो mu का इधर कंपोनेंट आ गया mu cos थीटा, ये कंपोनेंट रेडियल हो गया क्योंकि इससे पास कर रहा है, और इधर कंपोनेंट आ गया mu sin थीटा, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। तो जैसे टॉर्क टेंजेंशियल फोर्स देती है वैसे ही टेंजेंशियल कंपोनेंट लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करता है। तो अब अगर एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट निकालूं तो mu sin थीटा इंटू r, r हमारे पास रेंज हो गई, रेंज का फॉर्मूला हमने इधर डाल दिया। तो mu sin थीटा इंटू 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई जी। अब आई थिंक आप इसको एक साथ लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आ गया होगा। दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन करके आपको करा दी है। अब क्या करते हैं, कुछ रूटीन प्रॉब्लम। अब ये रूटीन प्रॉब्लम पर जाने से पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी बता दो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होती है, ठीक है ना, वो जीरो तो अभी थोड़ी देर में करता हूं, तो जो टॉर्क होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। तो जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होती है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है, और ये कंजर्व्ड होगा तो आई ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड हमारे एग्जांपल कौन से आते हैं, एक वो रोटेटिंग ड्रम वाला जिस पे वो शाहरुख खान बन के बैठ जाता है, ठीक है ना, अपने हाथ अंदर फोल्ड कर लिए, तो एंगुलर स्पीड बताओ। तो हाथ अंदर फोल्ड करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक तो आई ओमेगा कांस्टेंट के कंसेप्ट के ऊपर आ गया। फिर वो जो दो डिस्क हैं वो कोलैप्स करती हैं, ठीक है ना, उस डिस्क के कोलैप्स करने का कंसेप्ट ये होता है कि मान लो एक डिस्क घूम रही है ओमेगा 1 से, दूसरी घूम रही है ओमेगा 2 से, दोनों आपस में कोलैप्स कर गई, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स फ्रिक्शन है, दोनों के ऊपर लगेगी फ्रिक्शन, तो दोनों की नेट टॉर्क को वो जीरो कर देगी, क्योंकि एक पे क्लॉकवाइज तो एक पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो फाइनली ये कॉमन स्पीड ओमेगा से घूमती है। अब इसमें क्या करते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल, तो इनिशियल हो गया I1 ओमेगा 1, बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसा। I2 ओमेगा 2 बराबर I1 प्लस I2 ओमेगा, ठीक है। यहां से आप ओमेगा की वैल्यू ले लो, तो ये हो गया I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जैसे वहां बताया था वैसे यहाँ वहां M1 M2 था, बस यहाँ I1 I2 आ गया, I1 प्लस I2 टाइम्स ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। हो गया रिवीजन इस कंसेप्ट का। तीसरी चीज हमारे पास है, इसके अंदर आती है कि अगर कोई चीज जाकर के रॉड से स्टिक कर जाए, जैसे मान लो ये हमारे पास हिंज्ड रॉड है, ये एक बॉल आई यू वेलोसिटी से और इससे चिपक गई। अब जब ये इससे टकराएगी तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स नॉर्मल होगी, एक पे क्लॉकवाइज टॉर्क देगी तो एक पे एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये जाकर के इस पे स्टिक कर गई, स्टिक करने के बाद बताओ ये किस एंगुलर स्पीड से घूमेगी। तो हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियली ये लेकर के आ रहा है, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो MUL, ठीक है, और MUR लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मैंने आई ओमेगा डाल दिया, यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो। चौथा एग्जांपल ये वाला डिस्क है, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई पर्सन है,
ये पर्सन इस तरीके से चलना शुरू करता है, ठीक है ना। अब इसकी हमें वेलोसिटी दे रखी है, अब हमें डिस्क का रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है। तो ओमेगा रिकॉइल जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था वी रिकॉइल, वैसे यहाँ पर तो ओमेगा रिकॉइल निकालने का कंसेप्ट है माइनस सिग्मा एम वी आर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस सिग्मा आई। अब देखो नीचे उन पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन आएगा जिनका रिलेटिव मोशन है। तो अगर हमें इसकी रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है तो नीचे आई आएगा, और अगर हमें ग्राउंड से वेलोसिटी दे रखी है तो नीचे आई नहीं आएगा, बिल्कुल एज इट इज कंसेप्ट है। अब मैं आपको प्रॉब्लम करा देता हूं। तो पहला प्रॉब्लम कह रहे टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 एंगुलर स्पीड ओमेगा ओमेगा 2 आर रोटेटिंग अलोंग कोलिनियर एक्सिस। तो ये रही दो डिस्क, कोलैप्स ऑफ टू डिस्क का लग रहा है ये प्रॉब्लम। I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 से रोटेट कर रही है। आगे passing through their center of mass and perpendicular to their plane if the two are made to rotate together। तो एक साथ चिपका करके इनको रोटेट किया जाता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो लॉस इन एनर्जी नहीं पूछ रहा, रोटेट कराने पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो पहले हमें ये ओमेगा निकालना पड़ेगा अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, ये हो गया ओमेगा। अब हमें इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई की जगह आ गया I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बाय में I1 प्लस I2 का स्क्वायर। तो एक टर्म इसमें से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो अब आप चेक कर लो, इसका फाइनल आंसर आ गया I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2। तो राइट आंसर इसमें हमारे पास आ रहा है सी वाला। तो मेरे ख्याल से अच्छे से आ जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये अपना IIT JEE का है। अब इसमें क्या हो रहा है, दो बीट्स हैं, वो रेडियली बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब रेडियल मोशन है तो भी टॉर्क जीरो है, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो ये कह रहा है, ये IIT का सवाल है। तो ये कह रहा है स्मूथ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, ये रॉड है लेंथ L और मास m की, टू आइडेंटिकल बीड ऑफ नेग्लिजिबल साइज, ये रहे दो बीड्स जिनके नेग्लिजिबल साइज है, पॉइंट मास लेते हुए चलना है इसका मतलब, ईच ऑफ मास स्मॉल m, okay, which can slide freely along the rod. Initially the two beads are at the center of rod and the system is rotating with omega naught। तो ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था। अब ये कहता है there are no external force, खुद ही बता रहा है कोई external force नहीं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। When the bead reaches the end of the rod, the angular velocity of the system। तो जब ये bead कॉर्नर पर पहुंच जाए यहां पर, तो एंगुलर वेलोसिटी बता दो अब रॉड की कितनी होगी। अब कॉर्नर पर जाने से क्या होगा, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड अप हो जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। ये इसका हिडन कंसेप्ट रहा, कंसेप्चुअल पोर्शन रहा। तो मैंने लगाया सीधे सीधे I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। I1 में सिर्फ रॉड का आएगा क्योंकि ये बीट तो सेंटर पर है, ठीक है ना, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो गया। रॉड का हो गया 1/12 ml स्क्वायर, ओमेगा 1 की जगह ओमेगा नॉट आ गया। I2 में रॉड का भी आएगा और दोनों बीट का भी आएगा। अब एक बीट का हो गया ml स्क्वायर बाय 4, तो दो बीट का हो गया ml स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने पर मैं इसको ऐसा करता हूँ इंटू 2 और डिवाइडेड बाय, चलो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर मासेस दोनों के अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। तो एलसीएम में 12 आ गया, m प्लस 6m इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ गया L स्क्वायर और टाइम्स आ गया ओमेगा। अब देखो 12 वाला पोर्शन तो गया, तो फाइनली मेरे पास और L स्क्वायर भी गया, तो ओमेगा का जो वैल्यू आ गया वो आ गया मेरे पास कैपिटल M ओमेगा नॉट बाय कैपिटल M प्लस 6m। अब ढूंढते हैं इसका राइट आंसर। तो कैपिटल M ओमेगा नॉट बाय कैपिटल M प्लस 6m के हिसाब से हम देखें तो हमारा राइट आंसर जो है वो डी वाला करेक्ट है, ठीक है ना। तो था IIT का, पर ऐसा कुछ नहीं था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट ये कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ L अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर। अभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बता रहा है, 1.5 लाइन पढ़वा दी इसने खाम में, हमें खुद पता है। नाउ कंसिडर वन सच रॉड पाइवटेड एट द सेंटर। तो रॉड यहाँ पर पाइवटेड है, फ्री टू रोटेट, द रॉड इज एट रेस्ट इन वर्टिकल पोजिशन। इतनी तक कहानी में कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है। अब मुद्दा आता है बुलेट ऑफ मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v। तो ये v स्पीड से चल रही है बुलेट, गेट्स एम्बेडेड इन वन एंड ऑफ द रॉड। तो यहां से ये जो दूरी हो गई ये L/2 हो गई, रॉड का मास m हो गया, तो ये रॉड में जाकर के धंस जाती है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये सिंपल, अब आप समझ गए होगे कंसेप्ट, तो मैंने बताया ये भी आपको।
तो फाइनली फिर से मैंने फाइनल डायग्राम बनाया, बुलेट को यहाँ पर अटका दिया और इस पूरे सिस्टम को ओमेगा से घुमा दिया। बुलेट और रॉड दोनों के सेम मास है, इसलिए हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। तो कंसेप्ट लगाया L1 इक्वल्स टू L2। अब इनिशियली एंगुलर मोमेंटम बुलेट के पास है ट्रांसलेशन वाला, तो mv L/2 और फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया I ओमेगा। I में आ गया पहले तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml²। अब बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो गया पॉइंट मास वाला, यानी ml²/4 इंटू ओमेगा। ये बन गया 1/3 ml² ओमेगा और राइट साइड पर है mv L/2। तो फाइनली ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई 3v/2l। तो 3v/2l हमारे पास ओमेगा आ गया, यानी फाइनल कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आ गई। इस हिसाब से राइट आंसर हो गया सी वाला। तो अब आप ये देखो, एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी हमने कुछ नहीं छोड़ा, एक से बढ़कर के एक, भले IIT का क्यों ना हो, वो प्रॉब्लम भी कंप्लीट किया, बट गिवन टाइम लिमिट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है हमारा प्यारा कंसेप्ट रोलिंग का, ठीक है ना। रोलिंग क्या होता है? रोलिंग एक ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिवली रेस्ट पर रहता है। पहले मैं टेक्निकल चीज बताऊं, तो ये देख रहे हो आप, ट्रांसलेटरी मोशन है। जब बॉडी ट्रांसलेट करती है तो हर एक पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चलता है, सेम स्पीड से चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका सेंटर ऑफ मास जा रहा है। तो हर पार्टिकल के पास लीनियर टेंजेंशियल स्पीड है v। रोटेटरी में हमने इसको घुमा दिया, तो यही ओमेगा से मान लो मैंने इसको घुमा दिया, तो यही टेंजेंशियल वेलोसिटी बन जाएगी r ओमेगा। यही टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा, ये हो जाएगी r ओमेगा। अब हमने देखो ट्रांसलेट भी कराया और रोटेट भी कराया, तो हर पॉइंट के पास दो वेलोसिटी मिलेगी, ट्रांसलेशन वाली v, साथ में इधर ऐड हो गई रोटेशन वाली, इधर आ गई ट्रांसलेशन वाली v, ठीक है ना, सॉरी रोटेशन वाली v यानी r ओमेगा, और ट्रांसलेशन वाली v इधर आ गई। यहां पर ट्रांसलेशन वाली आगे की तरफ v, रोटेशन वाली r ओमेगा पीछे की तरफ, इधर ट्रांसलेशन वाली v इधर, रोटेशन वाली v इधर, ठीक है ना। तो अब ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि किसी सरफेस के ऊपर रिलेटिवली रेस्ट पर है। अब रेस्ट पर कब होगा? जब v बराबर r ओमेगा होगा, यानी इसकी नेट वेलोसिटी 0 होगी। जैसे ही v बराबर r ओमेगा हुआ, अब क्या होगा, यहां पर जो रिजल्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, 90 डिग्री पर हो गए, ठीक है ना, √2v आ गया। यहां पर जो रिजल्टेंट हो गया वो 2v आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर किसी भी पॉइंट की नेट वेलोसिटी निकाल सकते हो। इस पे भी सवाल बन जाता है, जैसे 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 आप ये ले लो कि हमने बॉडी को ट्रांसलेट भी कराया, रोटेट भी कराया, अब वो कहता है ये पॉइंट है, यहाँ से थीटा एंगल पर है, इसकी नेट वेलोसिटी बता दो। तो आप क्या करेंगे, पहले v को लगाया, फिर आपने टेंजेंशियल लगाया r ओमेगा। अब आपको अच्छी तरह पता है v और r ओमेगा बराबर है। अब इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो ये एंगल चाहिए होगा, तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इतनी दिमाग लगानी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, वही अपना बचपन वाला फॉर्मूला, √a² प्लस b² को भी मैं v² ही लिख रहा हूँ, बराबर है, प्लस 2ab, ठीक है ना, cos 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। ये हो गया इसका नेट वेलोसिटी। तो इस तरीके से करके आप नेट वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की निकाल सकते हो। तो एक सवाल इस पे छोटा मोटा बन जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी के बारे में भी बताऊं। देखो, जब बॉडी रोल कर रही होती है तो इसके पास दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है। एक काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशन वाली, और एक होती है रोटेशन वाली। ट्रांसलेशन वाली तो होगी हाफ mv², और रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और I को मैं कई बार बता चुका हूं कि अब क्योंकि गोल बॉडी है, तो गोल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे रिंग का हो गया हमारा mr², डिस्क का हो गया हाफ mr², हॉलो स्फीयर का 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर का 2/5, तो मैं इसको डालता हूं गामा mr²। तो गामा mr², और बुक वाले क्या करते हैं, ये गामा की जगह बस k/r कर देते हैं, k²/r²। तो k²/r² वो डाल देते हैं। अब इससे थोड़ी सी k रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, तो कैलकुलेशन और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मेरे रिजल्ट आसान रहते हैं, गामा के टर्म में रहते हैं। जैसे गामा, अगर आप रिंग का देखो तो रिंग के गामा की वैल्यू हो गई 1। गामा अगर आप डिस्क का देखो तो हाफ हो गया। गामा अगर होलो स्फीयर का देखो 2/3 हो गया। गामा अगर आप सॉलिड स्फीयर का देखो तो 2/5। तो बस आपको गामा पुट करना है, कोई जायरेशन वायरेशन के चक्करों में पड़ना ही नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। तो इसको मैं यहाँ पुट करूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन गामा हाफ r ओमेगा की जगह v डाल देता हूँ, गामा हाफ mv² आ गई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ गई 1 + गामा हाफ mv²।
अब इसमें बन जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशन, तो इन दोनों का रेशियो ले लो 1/1 प्लस गामा, रोटेशन से एसोसिएटेड तो गामा अपॉन 1 प्लस गामा, यही मैंने आगे दिया हुआ है। तो देखो, तो ये जो चीज़ है ये और कुछ नहीं है, गामा है, ठीक है ना। अब ये गामा जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दिस इज गामा। देख लो, रिंग का 1 है, डिस्क का ये है, सॉलिड स्फीयर का ये है, हॉलो स्फीयर का ये है। ये हो गया 0.66, ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.5, ये हो गया, ये तो 1 ही है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा गामा सॉलिड स्फीयर का है, इसका भी यूज आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क का, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हॉलो स्फीयर का, और फिर सबसे बड़ा हमारे पास आ जाता है रिंग का। तो रिंग का गामा सबसे बड़ा है। ये इनकी काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये इनके रेशियो हो गए। बुक में दे देते हैं कि तो याद कर लो, क्यों कर लो यार, सिंपल सा काम है, एग्जाम में ढूंढ लेंगे, हर चीज थोड़ा ना रटते घूमेंगे। अब हम आ जाते हैं मेन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग का कंसेप्ट। अब इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमारी टिप्स पे रहनी चाहिए। जैसे मान लो ये बॉडी नीचे रोल करती हुई आ रही है, तो रोल कर रही है तो इसके पास ए भी होगा तो इसके पास अल्फा भी होगा, ठीक है ना। फोर्सेस के नाम पे mg sin थीटा नीचे लगा और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगी, ठीक है ना। फ्रिक्शन स्टैटिक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, स्टैटिक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब सबसे पहले आपको ए निकालना है, तो वो अपना ट्रांसलेशन और रोटेशन की इक्वेशन से निकलता है। मैं लिख रहा हूं उसका रिजल्ट डायरेक्ट, तो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस गामा, और बुक के टर्म में देखोगे तो k²/r² आ जाएगा। ए आ गया तो अल्फा तो आ ही जाएगा। अब दूसरी चीज मैं यहां निकालने जा रहा हूं फ्रिक्शन का वैल्यू। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इसका भी फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है। आप यहां पे इक्वेशन बना लो, mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू ma, फिर ए की वैल्यू डाल दो, तो आ जाएगा गामा mg sin थीटा बाय 1 प्लस गामा। अब यहां से अगर आप मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना चाहो, नेसेसरी टू प्रिवेंट स्लिपिंग, तो मिनिमम कोफिशिएंट निकालने के लिए आप म्यू का मिनिमम का फॉर्मूला यूज कर लो, बस इस f को लेस देन इक्वल टू fs मैक्स डाल दो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो गामा tan थीटा बाय 1 प्लस गामा, ये याद कर लेने में भलाई है क्योंकि ये हम वहां कैलकुलेट नहीं करते घूमेंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, h हाइट इसकी दे रखी है, तो ये नीचे पहुंचने पर इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है ना, यहां पहुंचने पर इसकी स्पीड क्या होगी। तो ये आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो, तो या फिर अपनी थर्ड इक्वेशन भी लगा लो, √2ah, बात एक ही है। तो ये स्पीड हमारे पास आएगी 2gh बाय 1 प्लस गामा। अब कंसेप्चुअल पॉइंट, तो ये स्पीड लेंथ ऑफ इंक्लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, हाइट पे डिपेंड करती है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है जिनका गामा सेम है, गामा सेम होना चाहिए, सेम हाइट ऑफ इंक्लाइन से रिलीज किए जा रहे हैं, एक लंबा इंक्लाइन है और एक कम लंबा इंक्लाइन है, बट हाइट सेम है, ठीक है ना। जैसे एक ये ले लो और एक ऐसे ले लो, ठीक है ना, तो एक ज्यादा स्लैंटेड ले लो, एक कम स्लैंटेड ले लो, बट हाइट सेम रखो, तो स्पीड भी सेम रहेगी। तो ये हो गए 4 फॉर्मूले। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। अब टाइम निकालने के लिए हम लोग अपना सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, 2l/a, a की वैल्यू डाल देते हैं, तो 2l की जगह आ गया s, a की जगह आ गया g sin थीटा 1 प्लस गामा। तो किसको नीचे पहुंचने में कम टाइम लगेगा, तो जिसका गामा कम होगा। अब गामा सबसे कम किसका था, सॉलिड स्फीयर का, तो वो सबसे जल्दी नीचे पहुंचेगा। सबसे देर में कौन पहुंचेगा, रिंग। ये कंसेप्चुअल बनते हैं इसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक एक रिजल्ट यहां पर खुद करके बता दिया है, समझ आ जाना चाहिए। अब ये पूरा चार्ट है, देखो यहां पर ये रफ है, मतलब रोल करती हुई बॉडी है, ये स्मूथ है यानी ट्रांसलेट करती हुई बॉडी है। तो दोनों की वेलोसिटी में अंतर देखो, यहां वेलोसिटी √2gh बाय 1 प्लस गामा है, यहां कोई गामा वामा का चक्कर नहीं है, क्योंकि वो गामा वाला फैक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फैक्टर, रोटेशन ही नहीं हो रहा तो 0 हो जाएगा, तो √2gh है। सिमिलरली एक्सेलरेशन 1 प्लस गामा नीचे, यहाँ g sin थीटा। टाइम अगर निकालोगे तो वहां पर गामा को 0 डाल दो, तो आपको स्मूथ वाला टाइम आ जाएगा। तो ये भी कंपैरिजन में कई सारे सवाल इसके अंदर बन जाते हैं। अब मैं आपको प्रॉब्लम की तरफ ले चल रहा हूं। प्रॉब्लम ये कह रहा है अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, और बड़ी सिंपल प्रॉब्लम होते हैं, और रोलिंग का भी पास्ट रिकॉर्ड यही है कि हर बार रोलिंग का सवाल आ ही जाता है, इस साल नहीं आया है, वो एक अलग कहानी है। तो ये कह रहा है थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विदाउट स्लिपिंग, लीनियर एक्सेलरेशन बता दो। कितना सिंपल, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस गामा। अब कौन है ये, रिंग है, तो गामा 1 हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई g sin थीटा 1/2 बाय नीचे 1 + 1 2 आ गया, तो आंसर हो गया g/4। कितनी देर, 10-15 सेकंड भी नहीं लगते इन प्रॉब्लम्स में, तो g/4 के हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट। अभी तो एनर्जी कंजर्वेशन भी कराऊंगा इसके अंदर, मजे आएंगे। ये कह रहा है सॉलिड स्फीयर एंड डिस्क ऑफ सेम मास। अब सॉलिड स्फीयर है और डिस्क है, दोनों के मासेस सेम है,
and same radius, start rolling down rough plane from the same height, the ratio of the time taken in the two cases. अब टाइम का रेशियो बताना है, तो टाइम की वैल्यू √2, अच्छा रोलिंग डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट, तो सेम हाइट का इंक्लाइन प्लेन है, तो 2s डिवाइडेड बाय a की जगह मैंने डाला g sin थीटा 1 प्लस गामा। तो बेसिकली बस अंतर इसमें गामा का है और कुछ नहीं है। तो अब हमें टाइम का रेशियो इसमें कैलकुलेट करके देना है, किसका किसका, सॉलिड स्फीयर का डिवाइडेड बाय डिस्क का, ठीक है। तो अब अगर आप ये रेशियो निकालेंगे तो सिर्फ 1 प्लस गामा का रेशियो हो गया, तो √1 प्लस गामा, अब यहां पर आप 2/5 डालो, ज़्यादा स्मार्ट वर्क नहीं, 0.4 से कैलकुलेशन हो जाएगी, डिस्क में हाफ डाला तो 1 + 1/2, तो ये 7/5 टाइम्स 3 टाइम्स 2, तो √14/15, ये हो गया इनके टाइम का रेशियो। तो राइट आंसर देखेंगे आप, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये कह रहा है सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन an inclined plane and its velocity at the bottom is v1, the same sphere slides down the plane, तो एक रोल कर रहा है एक स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी लिखते हैं। तो जो रोल कर रहा है उसकी वेलोसिटी होगी √2gh/1 प्लस गामा, और गामा सॉलिड स्फीयर का 2/5 हो गया। सिंप्लीफाई करने पर ये रिजल्ट मेरे पास आ गया 5/7 2gh, सिंपल, ठीक है ना। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो उसकी स्पीड लिखेंगे, बस गामा 0 डाल दो, √2gh डाल दो, तो √2gh हो गई। अब करना क्या है, देन v1 v2 में क्या रिलेशन होगा, तो मैं रेशियो ले लेता हूं, तो v1/v2 का रेशियो हो गया √5/7, तो v1 की वैल्यू हो गई √5/7 टाइम्स v2। अब क्या है इसमें, कोई भी नहीं मिल रहा, तो राइट आंसर फिर इसका नन ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आगे देखो एनर्जी कंजर्वेशन के फेवरेट मेरे प्रॉब्लम। अब ये क्या कह रहा है, कई लोग कहते हैं रोलिंग में क्यों एनर्जी कंजर्व हो रही है, फ्रिक्शन तो लग रहा है। अरे भाई मेरे स्टैटिक है, वर्क डन उसका 0 है, इसलिए यहाँ एनर्जी कंजर्व हो रही है, काइनेटिक होता तो नहीं होती। कह रहा है डिस्क ऑफ मास m, तो ये m मास की डिस्क है, r रेडियस की है, ठीक है ना, रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और फिर ऊपर रोल करती हुई जाती है, हमें इसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो यहाँ पहुंच करके रेस्ट पर आ गई, क्या करेंगे, KI + UI = KF + UF, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो KI + UI = KF + UF। काइनेटिक एनर्जी, तो रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी ½ mv² 1 प्लस गामा, डिस्क है तो गामा की जगह हाफ आ गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब हमें ये देखना पड़ेगा हम कहाँ से ले रहे हैं, तो हम इसके सेंटर से ही ये हाइट कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं, तो इनिशियल 0 हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई। तो h की वैल्यू आप यहाँ पर देखोगे तो ये बन गया 3/2, ठीक है ना, और ये आ गया 3v²/4g, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो राइट आंसर इसमें हमारे पास बी वाला आ गया। एक और ऐसी जैसा सर्कुलर मोशन का लगा दिया मैंने प्रॉब्लम, कहता है ये h हाइट से हम रोल करा रहे हैं, तो इसकी स्पीड यहाँ पर बता दो। ये यहाँ पर मजे मजे में रोल करता हुआ जा रहा है, रोल करता हुआ जा रहा है मतलब ट्रांसलेट भी कर रहा है एज वेल एज रोटेट भी कर रहा है। क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, तो KI + UI = KF + UF लगाया, KI हो गया हमारा 0, UI हो गया mgh, KF हो गया अपना वही फॉर्मूला एक ही डालना, ½ mv² 1 प्लस गामा। अब कौन है, सॉलिड बॉल, तो 2/5 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgr। अच्छा, अब इसमें h की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में गिवन है, ये h हमें दे रखा है 8r के बराबर, पुट कर देते हैं, तो 8r और ये r माइनस हो गया, तो 7 mgr बराबर ½ mv² × 7/5, ठीक है, 7 भी कट लिया, तो v की वैल्यू मेरे पास आ गई √10gr। तो राइट आंसर हो गया इस हिसाब से मेरा थर्ड वाला। स्पीड आपने देखी प्रॉब्लम की, जहां स्लो रहना था वहां स्लो रहे, जो फॉर्मूला बेस्ड है वहां हम फास्ट हो गए। तो रोलिंग के प्रॉब्लम आप 100% एग्जाम में कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट और स्पीड इस तरीके से है तो, ठीक है ना, ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है आपको। नेक्स्ट देखो, अब हम आ गए PYQ पर, ठीक है ना। अब कई बच्चों को रहा, हाँ अब खत्म होने वाला है, अब चैन मिलेगा रोटेशन से हमें, ठीक है, चैन ले लो भाई, आप मेहनत मत करो, चैन की सांसें लेते रहो। तो ये 2015 का प्रॉब्लम है, अच्छा था इसलिए मैंने यहाँ रख लिया। ये कह रहा है मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑन स्मूथ प्लेन, तो ये मास m इस तरीके से घूम रहा है, ये रस्सी है जिससे पकड़ करके हम इसे नीचे खींच रहा है। आगे, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, तो हम इस टेंशन को खींच करके बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये फाइनली r0/2 के सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देता है, तो यानी इसके सर्कल का रेडियस छोटा हो जाता है,
ठीक है, v डैश v स्पीड ले लेते हैं। अब जरा गौर करना, टेंशन यहाँ रेडियल होगी और रेडियल फोर्स कभी भी कोई टॉर्क नहीं देती, तो टॉर्क नहीं दे रही इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो कि हो गया mv0r और फाइनल एंगुलर मोमेंटम mvr/2, यहां से हमने पकड़ के इसका स्पीड ले लिया जो कि 2v0 हो गया। सिंपल और बेस्ट सवाल। करना क्या है वो देखें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सिंपल, हाफ एम वी स्क्वायर से आ जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। अब आप में से कई सोच रहे होगे सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? तो भाई पॉइंट मास के लिए चाहे हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ चाहे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाओ, आंसर सेम रहता है, इसलिए नहीं लगाया। ठीक है ना। अब रिंग विंग होती या कुछ और बॉडी होती तो जरूर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में लगाता। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम 4v0 स्क्वायर, तो 2mv0 स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस सवाल था 2015 2015 में और भी एक दो थे पर मैंने रखे नहीं, बहुत ही करीब थे, मैं पहले आपको करा चुका हूं, तो फिर बार बार रिपीटेशन हो जाता, लेक्चर अननेसेसरी लंबा होता है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया। 16 का प्रॉब्लम देखो, ये कह रहा है फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m, सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r whose rim passes through the center is cut। ये प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम है जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आपने जहां भी आप पढ़े हो वहां अगर आपने किया हुआ है, आपका परफेक्शन है, हाथ सेट है और एग्जाम में आया और आपको पता है कि ऐसे करना है तो करना, पर पेपर में फर्स्ट राउंड में मत करना। ये बात मेरी ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइम खाएगा और अगर आपने इसमें टाइम लगा दिया, बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो आप जो 2-3 सवाल मैंने और सिखाए हैं जो करके आने वाले हो उनको छोड़ के आ जाओगे। ठीक है ना, तो नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना। ये सवाल लेंदी सवाल है, तो आगे आने वाले सेक्शंस में बता दूंगा कौन सा सवाल किस स्टेज पे करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि जहां आए वहीं कूद गए ये सवाल आया हमें आता है, लग गए 5 मिनट लगा दिए उसके अंदर, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहे डिस्क है r रेडियस की। ठीक है भाई, अब इसमें से हमने r डायामीटर की एक और डिस्क काट ली, यानी r/2 रेडियस की डिस्क काट ली। ठीक है, मास इसका m था ओरिजिनल डिस्क का, इसका मास हमें निकालना पड़ेगा। एक तो पंगा वो हो गया, मास निकालना पड़ेगा। अब ये कह रहा है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट ये वाली एक्सिस। ठीक है ना। अब कंसेप्ट क्या रहेगा, पूरी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इस छोटी वाली डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करेंगे, इसलिए लेंदी है। मास निकालना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, प्रोसीजर लंबा है। करते हैं। इसका मास मैं m डैश ले लेता हूं। m डैश डेंसिटी कंसेप्ट से आ जाएगा, क्योंकि प्लेन लामिना है तो डेंसिटी लगेगी अपनी सरफेस मास डेंसिटी। तो मास बाय टोटल मास, सॉरी मास बाय एरिया पाई r स्क्वायर इनटू गिवन एरिया। गिवन एरिया हो गया पाई r स्क्वायर बाय 4, तो आंसर आ गया m/4। तो इस छोटी वाली डिस्क का हमें मास मिल गया m/4। बड़े सावधानी से चलना है। रेडियस मिल गया r/2। हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। पहले सेंट्रोइडल एक्सिस का लिखते हैं। फॉर्मूला हाफ mr स्क्वायर, m संभाल के r संभाल के डालना है, तो m/4 r स्क्वायर की जगह आ गया r स्क्वायर बाय 4, तो 1/16 ऑफ हाफ mr स्क्वायर। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब हमें इसके अबाउट निकालना है, c के अबाउट। आई से डैश कर देते हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो आई सी डैश हो गया IC प्लस MH स्क्वायर। ठीक है, IC हो गया 1/16 ऑफ हाफ mr स्क्वायर प्लस m है m/4, h यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो कि r/2, तो r स्क्वायर बाय 4। तो ये रिजल्ट बन गया फिर से 1/16। तो मेरे पास आ गया IC डैश का वैल्यू 1/16 mr स्क्वायर, मैंने कॉमन पकड़ा और टाइम्स आ गया मेरे पास 3/2। ठीक है, ये निकला मोमेंट। इतना लंबा कैलकुलेशन, इसलिए कहा इसको सेकंड राउंड में करना, जुट मत जाना पहली बार में ही आने पर। अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो वो हो गया पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, विच इज हाफ mr स्क्वायर, माइनस इस कटी हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि हो गया 1/16 3/2 mr स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हाफ mr स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस 3/16 तो 13/16, तो 13/32 mr स्क्वायर। आंसर चेक करो, 13/32 mr स्क्वायर। कैलकुलेशन देख ली कितनी लंबी है, एक एक स्टेप देख लिया आपने कितनी लंबी है। तो हाँ, प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए, आप तभी कर पाओगे। ये नहीं पहली बार कर रहे हो और वहां जाके अगली बार आप रिजल्ट दे दोगे, ऐसा भी नहीं है।
तो अगर आपने कर रखा है, आपका रिवीजन मैंने करा दिया, ठीक है ना, नहीं कर रखा है आप प्रैक्टिस कर लो इसकी, आपकी चॉइस है। आप चाहिए तो इस सवाल को छोड़ भी सकते हो एग्जाम में, सेक्शन बी के अंदर अगर आया तो ठीक, सेक्शन बी में ही आना चाहिए होपफुली, ठीक है ना। किस्मत खराब हो गई सेक्शन ए में फंस गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर तो करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा देख करके करना, और फर्स्ट राउंड में मत करना, इसको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट है 2017 का, देखें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है रोप इज बाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर रिंग की तरह काम करेगा, इस पे रस्सी चारों तरफ इस पे लपेट दी, ओके। मास इसका 3 kg दे रखा है एंड रेडियस हमें इसका दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। करना क्या है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। तो भाई फोर्स लगा दी 30 न्यूटन की, अल्फा बताना है। कर लोगे आप तो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने वही बोला ना आपसे, टॉर्क वाले, वर्क एनर्जी वाले, ठीक है ना, ये सवाल आपके में बहुत ज़्यादा आते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले। तो पहले हम टॉर्क लिख लेते हैं। टॉर्क होगी एफ आर, इसको आई अल्फा के बराबर डाल दिया, आई हो गया एम आर स्क्वायर टाइम्स अल्फा। काम एक बार में खत्म करो, ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू जो हमें निकालना है ये हो गया एफ बाय एम आर। एफ हमें दे रखा है 30 न्यूटन, मास हमारे पास हो गया 3, आर की वैल्यू होगी 0.4, तो ये हो गया 100/4। 100/4 यानी 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर देख लो, राइट आंसर हमारे पास आ गया सेकंड वाला। नेक्स्ट दिखाता हूं 17 का। ये कह रहे टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट द रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ω1 एंड ω2। डरने की जरूरत नहीं है, दो डिस्क घूम रही है, अंदाजा पहले लग जाता, कोलैप्स वाला सवाल है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी। बच्चों वाला सवाल है यार, लॉस इन एनर्जी अपना सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो I1 I2/I1 प्लस I2 I/2 हो जाएगा। तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आप भी एग्जाम में डायरेक्ट ही करना। हाफ क्या था फॉर्मूला, I1 I2/I1 प्लस I2 विच इज I/2 टाइम्स ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो, तो I ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर 2018। लो भाई, ये टॉर्क का पूछ बैठे हैं सवाल, ठीक है ना, जैसा 20 में पूछा था वैसा 2018 में भी पूछा था। तो ये कह रहा है हाँ, इसको संभाल के करना, या कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है, मैंने पहले भी बताया था, दिखाता हूं। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स इतना एट 203 अबाउट पॉइंट दिस, तो थोड़ा सोचने में गंभीर है। तो फोर्स जो है वो इस पॉइंट पर लग रही है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, और मोमेंट इसके अबाउट निकालना, यानी ये हिंज वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो हिंज है 2 -2 पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है अपना 20 -3 पर, और फोर्स हमें दे रखी है वेक्टर फॉर्म में। तो फट से पहले हमने आर वेक्टर लिखा, ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, संभाल के करना। 0 ये हो गया +2j कैप, ये हो गया हमारा -k कैप, और फोर्स वेक्टर फॉर्म में है 4i + 5j - 6k। अब टॉर्क हो गई R क्रॉस F, ठीक है। तुरंत डिटर्मिनेंट बनाया I J K, पहले R के कंपोनेंट लिखे 0 2 -1, फोर्स के लिखे 4 5 -6, एक्सपैंड कर दिया इसको। I कैप ये गया -12 -5। एक भी गलती सवाल पे भारी पड़ जाएगी, ठीक है ना, फिर ढूंढते नहीं मिलेगा गलत कहां किया था। अगला -j कैप, ये गया, ये इंटू ये किया 0, माइनस ये इंटू ये किया -4, लास्ट +k कैप, ये गया 0 -8। देखो क्या आता है, तो इधर बच रहा है -12 + 5 यानी -7i कैप। अब -7 दो में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है ना। अब इन दोनों में से एक मिलना चाहिए, ऊपर वाले दो तो नहीं है आंसर। इधर हमारे पास माइनस प्लस और फिर फाइनल -4j कैप, -7i कैप -4j कैप, कंफर्म हो गया डी वाला है, ठीक है। देखते चलो, गड़बड़ होने का चांस नहीं होगा। इधर आ गया -8k कैप, चेक करते हैं। तो -7i कैप -4j कैप -8k कैप, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 19 का प्रॉब्लम। 19 का प्रॉब्लम कह रहा है एक डिस्क है, स्पीड देख रहे हो आप, पीवाई क्यों कितनी तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो गए, ठीक है ना। तो बस इसी तरह तैयार करो, आपका सारा चीज परफेक्ट हो जाएगा। तो डिस्क है जिसका रेडियस 2 मीटर है, मास 100 kg है, रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर ये डिस्क रोल कर रही है 100 kg मास की, रेडियस 2 मीटर,
सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। तो वर्क डन का सवाल आ गया, बोला था मैं वर्क एनर्जी वाले सवाल जरूर आते हैं, तो हम इसे रोकना चाहते हैं फाइनली, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 0 माइनस, अब क्योंकि रोल कर रही है तो हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस गामा, एक लाइन में काम खत्म, ठीक है ना। तो वर्क डन आ गया माइनस, माइनस साइन इंडिकेट करा रहा है ये वर्क डन एनर्जी में लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो हाफ एम कितना है 100, वी स्क्वायर है 20 सेंटीमीटर तो 0.04, 1 प्लस गामा डिस्क है तो ये आ जाएगा 3/2, तो फाइनल रिजल्ट 224 तो कट गया, आंसर आ गया 3 जूल, -3 जूल। तो माइनस का तो खैर यहां पर कुछ नहीं है, तो राइट आंसर हमें मिल गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है 20 का प्रॉब्लम। अभी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको देख के ही पता चल गया होगा। तो इसमें हमसे कह रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स इज इतना, पोजीशन वेक्टर ये रहा, और फिर भी लोग चिल्ला आए थे कि यार कठिन है 3J का, भी कहाँ से कठिन है भाई, 6 K क्रॉस J, ये हो गया -I, छूते ही खत्म हो गया, तो वेक्टर इसको कह लो या रोटेशन भी क्या ही कहा जाए, तो -6I कैप न्यूटन मीटर। अब आते हैं हम 21 के प्रॉब्लम पर। 21 का शक्ल देख के पता चल रहा है कि हमारे टॉर्क बैलेंस का प्रॉब्लम है, पढ़ो कायदे से। कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, तो पूरी रॉड की लेंथ 200 सेंटीमीटर है, तो यह आखिरी हिस्सा 200 सेंटीमीटर पर हो गया, एंड मास 500 ग्राम, तो इस रॉड का मास 500 ग्राम है, वो पहले लगा लो कहां से लगेगा, तो वो लगेगा सेंटर से, कितना 500 ग्राम यानी 0.5 G, सही है। डिस्टेंस लिख लो इसका 100 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है ना। आगे अब ये सेट हो गया ना, अब आपका सवाल आ जाएगा, ये कह रहा है वेज इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क, तो एक वेज ये रही 40 सेंटीमीटर मार्क पर, मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड एट 20 सेंटीमीटर, अननोन मास m यहां पर लगाया हुआ है, तो कहता है m की वैल्यू बता दो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां से नीचे लगा 2G, यहां से नीचे लगा mg, सही है, और हमने यहां से लगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि अननोन है, हम इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देंगे। तो डिस्टेंसेस चाहिए होंगे, कायदे से लिखने हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक का, तभी तो टॉर्क बैलेंस होगी 40 - 20 सेंटीमीटर, पड़े रहने दो इसी में। ये डिस्टेंस हो गया 100 - 40 60 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपका हो गया 160 - 40 120 सेंटीमीटर, सही है। अब ये दोनों दे रहे हैं क्लॉकवाइज, ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को कर दो बैलेंस, तो इधर से आ गया 2G × 20, कोई कन्वर्जन नहीं कर रहा मैं यूनिट का, 0.5G × 60 प्लस mg × 120, तो पहले तो ये g को विदा करो इधर से, चलो भाई जाओ, तो इधर हमारे पास आ गया 40 और ये बन गया हमारे पास 30, 40 - 30 हो गया 10, सही है, इक्वल्स टू 120 m, तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/12 और यूनिट हो गया kg, कितना आसान था, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसके अंदर कौन सा, फोर्थ वाला, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमने 21 तक के प्रॉब्लम कर लिए। अब आपको क्या करना है वो सुनो। पिछले लेक्चर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, क्योंकि मैंने बोला था टेस्ट एक साथ है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन का, अब इसके अंदर मैच द कॉलम भी है और इसके अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट इधर के प्रॉब्लम भी है जिनको जरूर कर लेना, ठीक है ना। और अब आपका संडे फ्री है, संडे के दिन आपकी क्लास नहीं है, ठीक है ना। इस संडे को मैंने आपका टेस्ट प्लान किया हुआ था क्योंकि हम लोग फर्स्ट पोर्शन कवर कर चुके हैं 11th क्लास का, ठीक है ना। तो अब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल तक का 11th का फर्स्ट पोर्शन का टेस्ट दे सकते हो, कंसेप्चुअल वाला दे लेना, ठीक है ना। ये टेस्ट सबको एक ही दिन देना है ताकि सबके नंबर मेरे को एक साथ पता चल जाए, ये पता चले कौन बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को रहेगी, अगला वीक थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहेगा आपका क्योंकि अब आप पूरे फ्लो में आ चुके हो। फिर हम फेज 1 कवर करेंगे 12th क्लास का, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैं उसमें शुरू करूंगा, मतलब मंडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्लास रहेगा आपका। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लोग शुरू करेंगे, फिर आगे मैं बताते जाऊंगा ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीक में रहेंगे। फिर आप फेज 1 का टेस्ट देना, ठीक है ना, 12th क्लास के। तो फिलहाल आप संडे वाले टेस्ट की प्रिपरेशन करो, जो भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है फॉर्मूला शीट से, प्रैक्टिस शीट से, और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार रिवाइज कर लो, फिर वो टेस्ट देना। टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे क्योंकि अभी तक की तैयारी हमारी पूरी सॉलिड चली है, ठीक है ना। तो मिलते हैं मंडे को इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। थैंक यू सो मच।